एनिमे की स्टार्टिंग में हमें मचियो के बारे में बताया जाता है, जो अपनी रियल लाइफ में एक बिल्कुल ही बेकार और बेमकसद जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ में ना कोई गोल होता है और ना ही कोई डायरेक्शन, लेकिन अचानक एक दिन वो इसी का ही होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक एडवेंचरर बन जाता है। यहाँ आकर उसका एम होता है डेंजरस लेबिरिंथ को क्लियर करना और सबसे पावरफुल हैरम बनाना। इसी वजह से वो ब्लैक मार्केट तक चला जाता है, जहाँ से वह ऐसी लड़कियों को खरीदता है जो की उसकी हर बात मानने के लिए रेडी होती है। कहानी तब शुरू होती है जब मचियो की आँख एक बन के अंदर खुलती है। जैसे ही वो उठता है, उसके सामने एक गेम जैसा सिस्टम अपीयर होता है। उसे लगता है कि शायद से वो कोई वीआर गेम खेल रहा है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा होता है। यहाँ तक कि जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तब उसकी नजर कुछ सैंडल्स पर पड़ती है और जैसे ही वो उन्हें पहन लेता है, उसे गलती से लेवल 1 थीफ का स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद मचियो को गिलास के अंदर दबी हुई एक सोड मिलती है, जो उसकी बोनो सोड होती है। जब उसके स्टेट्स को चेक करता है तो वो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उस सोड के स्टेटस काफी इम्प्रेसिव हो रहे होते हैं। अब जब वो फुल इक्विप हो जाता है तो बाहर निकलकर देखना चाहता है कि इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है। बाहर जाते ही मचियो कुछ शोर शराबा सुनता है और देखता है कि विलेजर्स के फार्मर्स मिलकर कुछ बैंडिट्स से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि बैंडिट्स का लीडर उनसे काफी हाई लेवल का होता है और उसके पास एक स्पेशल थीफ बंडाना होता है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, विलेजर्स बिल्कुल भी बैंडिट का सामना नहीं कर पाते। लेकिन जब बैंडिट लीडर का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, तब मचियो समझ जाता है कि एक सिनिक अटैक का बेस्ट चांस है। वो चुपके से पीछे से अटैक करता है और लीडर को सीरियस डैमेज दे देता है। तभी एक और बैंडिट उस पर अटैक करता है, लेकिन मिचियो आसानी से उसका वेपन छीन लेता है और उसे भी हरा देता है। बाकी के बैंडिट्स भागने लगते हैं, पर मचियो उनका पीछा करता है और थक जाने तक सबको खत्म कर देता है। फाइट के बाद जब वो अपने सिस्टम चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो चुका है और उसे एक नया हीरो स्टेटस भी मिल चुका है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और अपना नाम सोरोमा बताता है, जो इस विलेज का चीफ होता है। वो मचियो को थैंक यू कहता है और उसे अपने घर चलने की इनविटेशन देता है। विलेज पहुंचने के बाद सोमारा मिचियो को एक कमरा दिखाता है, जहां पर फाइट के सारे बैटल स्पॉइल्स रखे होते हैं। वो उसे बताता है कि अपना हिस्सा लेने के बाद बाकी का हिस्सा सारा लूट मिचियो का होगा। तब मचियो की नजर थी बंडाना पर पड़ता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ओरिजिनल बंडाना को बदलकर यहाँ पर एक फेक रख दिया गया है। वो तुरंत सोमारा से इस बारे में पूछता है, जिसमें सोमारा प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को चेक करेगा। इसके बाद वो मचियो को रेस्ट करने के लिए एक रूम प्रिपेयर करने लगता है। जब मचियो रेस्ट करने के लिए अंदर जाता है, तब अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल आता है, अगर ये सब एक गेम है तो मैं लॉग आउट कैसे करूंगा। वो हर वो कमांड बोलता है जो कि उसे याद आ जाती है, लेकिन तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि वो रियलिटी में वापस नहीं जा सकता। तब मचियो को याद आता है वो वार्निंग, जिसमें कहा गया था कि एक बार आने के बाद वापस जाना पॉसिबल नहीं होगा। ये समझकर उसे लगता है कि उसने अपने ही हाथ से अपनी लाइफ को खराब कर ली। तभी सुमारा वापस से आता है और उसके लिए पानी और कपड़े लाता है, ताकि वो खुद को साफ कर सके। सुमारा उसे कहता है कि कपड़े चेंज करने के बाद उसे दे दे और फिर वहाँ से चला जाता है। जब मचियो अकेला रह जाता है, तब उसके दिमाग पर एक बात बहुत ही जोर से हिट करती है, अगर ये दुनिया रियल है तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी कुछ लोगों का मर्डर कर दिया है। ये सोचकर मचियो थोड़ा सा पैनिक फील करने लगता है और अपने आप को जोरफी जैसा फील करने लगता है। लेकिन वो फिर खुद को समझाता है कि इस दुनिया में बैंडिट्स का विलेजर्स पर अटैक करना नॉर्मल बात नहीं है। अगर वो अभी भी डर गया तो आगे चलकर वो आसानी से मर जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि अच्छा है कि ये सब उसके साथ शुरू से ही हो गया। ये सोचकर वो अपने टूल्स को उठाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया में जरूर सक्सेसफुल बनेगा। शाम को सोमारा उस आदमी को सामने लेकर आता है जिसने की थी बनाना चुराया था, और वो कोई और नहीं बल्कि गांव का एक विलेजर ही निकलता है। जब मचियो कंफर्म करता है कि ये असली बंडाना है, तब सोमारा उससे पूछता है कि वो इस आदमी को कैसे पनिश करना चाहता है। मचियो कहता है कि जो गांव के रूल्स हैं उनके हिसाब से ही पनिशमेंट दी जाए। ये सुनकर सोमारा थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो उस विलेजर की तरफ देखता है और एक स्पेल को यूज करता है, जिससे उस आदमी की इंटेलिजेंस कार्ड चेंज हो जाती है। मचियो बहुत ही हैरान होकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तब सोमारा बताता है कि उसने उस आदमी का स्टेटस एक स्लेव में चेंज कर दिया है। इस गांव में जो लोग चोरी करते हैं उन्हें स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। उसकी सेलिंग में मिलने वाले पैसों का आधा हिस्सा विक्टिम को मिलता है और बाकी आधा उस फैमिली को दे दिया जाता है जिन्होंने अपना एक वर्कर खो दिया होता है। तब मचियो को समझ में आता है कि सोमारा चाहता था कि वो थोड़ा सा लेडियंट रहे ताकि ये सब ना हो, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। उसके बाद सोमारा मचियो को बैंडिट की इंटेलिजेंस कार्ड देता है और बताता है कि उसमें से कुछ बैंडिट्स पर बाउंटी लगी हुई है। वो उसे गाइड करता है कि टाउन ऑफ बेल में एक नाइट स्टेशन है जहाँ पर अपनी बाउंटी रिडीम कर सकता है। साथ ये जगह उसके बैटल स्पॉइल्स बचाने के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। सोमारा बोलता है कि वो अगले दिन के लिए उसके लिए एक कैरिज प्रिपेयर करवा देगा। अगली सुबह मचियो बोल टाउन पहुँचता है, जहाँ मार्केट डे की वजह से काफी ज्यादा भीड़ होती है। उसके बाद वो सीधा नाइट स्टेशन चला जाता है। वहाँ एक औरत होती है जिसका चेहरा और बिहेवियर दोनों ही काफी रूड होता है। वो मचियो
को बताती है कि उन बैंडिट में से 2 पर बाउंटी थी, लेकिन जैसी पेमेंट देने से पहले वो मचियो के इंटेलिजेंस कार्ड देखने को कहते हैं। मचियो मन ही मन दुआ करता है कि उसकी पुरानी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम इस गेम के अंदर फॉलो ना हो कर दी गई हो। थैंकफुली जैसे ही मचियो अपनी इंटेलिजेंस कार्ड दिखाता है वो तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो कड़वाई सी औरत गुस्से में उसके पैसे उसी की तरफ फेंक देती है और उसे वहाँ से निकल जाने को कह देती है। मचियो जैसे ही नाइट स्टेशन से बाहर निकलता है उसे महसूस होता है कि शहर की जो लिवली माहौल था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैरी चलाने वाला उसे वार्न करता है कि शहर में कुछ एरियाज अनसेफ हैं और इधर उधर शैडी ब्रोथेल भी मिल जाते हैं। और ये सुनते ही मचियो का दिमाग ओवरथिंक करने लगता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी बिना ज्यादा सोचे समझे उस स्लेव ट्रेडर मैंसन के पास पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उस घर का मास्टर एलन खुद आकर उसका वेलकम करता है। एलन बताता है कि 2 दिन पहले शहर के पास एक लेब्रिन्थ डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसके यहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं। जब स्लेव के बारे में पूछा जाता है तो मचियो सुमारा को दिया हुआ लेटर दिखाता है जिसमें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन होती है। एलन ये जानकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। मचियो ने इतने सारे बैंडिट्स को हरा दिया, लेकिन मचियो कैजुअली बोल देता है कि वो बैंडिट्स वैसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसके बाद एलन उस विलेजर्स के बदले 30,000 नार्स ऑफर करता है जिसने अपनी जान रिस्क में डालकर बनाना चुराया था। मचियो विलेजर्स का हिस्सा एलन को दे देता है और कैरिज राइडर वापस गाँव की तरफ निकल जाता है। तब मचियो को एहसास होता है कि इस दुनिया में वो किसी को भी नहीं जानता और न ही दुनिया के रूल्स उसे प्रॉपर्ली समझ आते हैं और बेसिकली यहाँ पर एक आउटसाइडर है। तभी एलन वापस आता है और मचियो से पूछता है कि क्या उसे थोड़ा सा और टाइम दे सकता है। दोनों फिर से अंदर जाते हैं और मचियो नोटिस करता है कि ये जगह पहले से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। उसे समझ में नहीं आता है कि एलन आखिर क्या प्लान कर रहा है। तब एलन सीधा टॉपिक पर आता है और कहता है कि अगर मचियो एक एडवेंचरर है तो उसे स्लेब खरीदनी चाहिए। ये बात सुनकर मचियो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एलन समझाता है कि उनका बिजनेस स्पेशल टाइप का स्लेब डील करता है जो एडवेंचरस के काम में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। मचियो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी एक मेड आकर उसे चाय सर्व करती है। मचियो की नजर जैसे ही उस मेड पर पड़ती है वो थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। एलन तुरंत समझ जाता है कि मचियो भी एक मैन ऑफ कल्चर है। जब रुखसानी वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है तो एलन मचियो से पूछता है कि क्या उसे वो जो दिख रहा है वो पसंद आया। एलन बिना घुमा फिरा बात किए बता देता है कि रुखसानी उसकी सबसे हाईली रिकमेंडेड स्लेव है। थोड़ा नर्वस होते ही मचियो पूछता है कि क्या कोई स्लेव अपने मास्टर को धोखा दे सकती है। इस पर एलन एक्सप्लेन करता है कि अगर मास्टर मर जाए तो स्लेव भी मर जाती है और अगर कोई स्लेव भागने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली बैंडिट डिक्लेयर हो जाती है। आखिर में एलन बताता है कि रुखसानी एक वुल्फ स्किन बीस्ट वॉरियर है जिसकी वजह से वो लेब्रिन्थ के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इसके बाद एलन मचियो को एक और बात समझाता है। वो कहता है कि रुखसानी का वुल्फ स्किन होना सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर का कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहेगी। एलन उसे एश्योर करता है कि रुखसानी ने खुद इस डील के लिए कंसर्ट दी थी। ये सब सुनकर मचियो का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है और अपने मोरल्स को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। मचियो अपने आप से लड़ रहा होता है कि क्या उसे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर उसने रुखसानी को नहीं लिया तो कोई और आकर उसे खरीद लेगा। ये सोचकर वो एलन से पूछते है कि उसकी प्राइस क्या है। एलन बताता है कि रुखसानी की कीमत 4 लाख नार्स से ज्यादा है। ये सुनकर मचियो बोलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जब एलन उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है तब मचियो एक बार फिर से रुखसानी की तरफ देख लेता है। एलन धीरे से उसके कान में बोलता है कि उसे 5 दिन का टाइम दे सकता है पैसे अरेंज करने के लिए। फिर वो रुखसानी से कहता है कि मचियो ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, जिसके जवाब में रुखसानी उसका शुक्रिया अदा करती है। एलन के जाने के बाद मचियो डिसाइड करता है कि वो चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन रुखसानी को जरूर खरीदेगा। उसके बाद मचियो एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने सारे पैसे को काउंट करता है। तब उसे पता चलता है कि अभी भी उसके पास 70,000 नार्स कम पड़ रहे हैं। तब उसे एलन की बात याद आ जाती है जिसमें उसने कहा था कि पैसा कमाने का बेस्ट तरीका है लेब्रिन्थ में जाना, जो 2 दिन पहले डिस्कवर हुआ था। इस दुनिया में एडवेंचरस मोस्टर को हराकर उनसे मिलने वाले आइटम को बेचकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एलन ने ये भी वॉर्न किया था कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल होगा। मचियो को याद आता है कि एक और फास्ट तरीका है बाउंटी कलेक्ट करना भी हो सकता है। एलन ने इस बात पर एग्री किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इससे खतरा बढ़ सकता है क्योंकि ज्यादा अटेंशन मिलने पर बंदा खुद टारगेट बन जाता है। प्रेजेंट में मचियो सोचते है कि क्योंकि उसके पास रुखसानी के लिए सिर्फ 5 दिन है, इसलिए वो सबसे पहले बहुत ही सेफ मेथड को ट्राई करने का सोचता है, मतलब कि लेब्रिन्थ में जाना। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी मेन सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लोग उसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सोर्ड चोरी हो गई तो वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। लेकिन मचियो करेक्टर रीसेट करता है और अपनी मेन सोर्ड को छुपा देता है ताकि एक सुटेबल वेपन खरीद सके जो कि टेम्पररी उसकी मेन सोर्ड को रिप्लेस कर सके। सोर्ड शॉप में कई तलवारें देखता है जिसमें से एक सोर्ड उसकी नजर में आ जाती है जिसमें एक एम्प्टी स्किल स्लॉट होता है। इसका मतलब
मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर में उस सोड को अपनी स्किल ऐड कर सकता है। जब शॉप का ओनर मचियो को बताता है कि सारी सोड की प्राइस सेम है, तो वो बिना सोचे समझे वही सोड को चूज कर लेता है जिसमें एम्प्टी स्किल स्लॉट होता है। उसके बाद वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी लेने को कहता है। सब गियर पहनने के बाद मचियो जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि लेबिरिंथ का एंट्रेंस ढूंढ सके। जंगल में पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ एडवेंचरस टेलीपोर्टेशन डोर से अंदर जा रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा मेज भी होता है। मचियो चुपचाप उनका पीछा करता है और लेबिरिंथ का गेट देख लेता है। उन्हें अंदर जाते देखने के बाद वो अपनी मेन सोड फिर से इक्विप करता है और खुद भी लेबिरिंथ के अंदर चला जाता है। लेबिरिंथ के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर वो नोटिस करता है कि जगह थोड़ी सी डार्क है, लेकिन सरप्राइजिंगली काफी क्लीन और नीट होती है। तब वो अपने स्टेट्स को चेक करता है और देखता है कि वो अब लेवल 1 एक्सप्लोरर बन चुका है, जिसके साथ कुछ न्यू स्किल भी अनलॉक हो गई होती है। मचियो को याद आता है कि जैसे सैंडाल्स चुराने पर उसे थीफ स्टेटस मिला था, वैसे ही लेबिरिंथ में एंटर करने से उसे एक्सप्लोरर का स्टेटस मिल गया। वो अपने हीरो स्टेटस को देखकर उसे सेकंड जॉब सेलेक्ट करता है और उसे एक्सप्लोरर को थर्ड जॉब बना देता है। इसके बाद वो डंजन वॉक स्किल को ट्राई करता है। जब उसे एक्टिवेट करता है तो वो फिर से उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर वो पहले था, लेकिन जब वो लेबिरिंथ के बाहर जाने की कोशिश करता है तो स्किल काम नहीं करती। तब उसे समझ में आ जाता है कि डंजन वॉक सिर्फ लेबिरिंथ के अंदर ही काम करती है और डेस्टिनेशंस भी लिमिटेड ही होती है। आगे बढ़ती हुई मचियो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। ये एक्सपीरियंस इतना बोरिंग और इरिटेटिंग क्यों है। तभी उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो बिल्कुल आई एम ग्रूट जैसा लगता है। मचियो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर टेस्ट करेगा और जैसे ही वो अटैक करता है, मॉन्स्टर एक ही हिट में खत्म हो जाता है और ये देखकर मचियो बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद से ये सब उसकी पावरफुल सोड की वजह से हुआ है। मॉन्स्टर के मरने के बाद उसके वहाँ पर एक ब्रांच गिरी होती है जिससे मचियो फ्यूचर के लिए उठा लेता है। थोड़ी देर में एक और मॉन्स्टर सामने आ जाता है। तब मचियो को याद आता है कि उसकी हीरो जॉब में एक और स्किल है जिसका नाम ओवरवेलमिंग है। जैसे वो स्किल को एक्टिवेट करता है, मॉन्स्टर की मूवमेंट स्लो हो जाती है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर को फिनिश करने के लिए जा रहा होता है तब अचानक से उसका फाइट करने का मन ही नहीं करता। उसका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है और सिर्फ रुखसाने के बारे में ही सोचने लगता है। तभी मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मचियो समहाउ उसे हरा ही देता है। उसके बाद मचियो को रियलाइज होता है कि डंजन वॉक यूज करने के बाद भी उसे ऐसी लेजी फीलिंग आई थी। तब वो समझ जाता है कि जब भी अपने एमपी स्पेल या फिर स्किल में यूज करता है तब वो मेंटली डिप्रेस्ड और फुल डीप फील करता है, लेकिन थैंक्स टू उसकी सोड में एमपी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक उसका एमपी ज्यादा नहीं हो जाता वो स्पेल को यूज अवॉइड करेगा। शाम को मचियो गिल्ड वापस जाता है ताकि वो मॉन्स्टर से मिली ब्रांचेस से सेल कर सके, लेकिन उन्हें बेचकर उसे सिर्फ 373 नार्स ही मिलते हैं जो उसके एक्सपेक्टेशन से काफी कम होते हैं। जब मचियो इन में वापस आता है तब उसे पता चलता है कि एक ब्रांच की कीमत सिर्फ 10 नार्स है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो पूरे 10 घंटे भी काम करे तब भी सिर्फ उसे 1000 नार्स ही मिलेंगे, जो रुखसाने को खरीदने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये समझकर वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगली सुबह मचियो काफी जल्दी निकल पड़ता है, लेकिन बाहर इतना अंधेरा होता है कि उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर वो खड़ा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बोनस इनकारनेशंस में से एक टेलीपोर्ट भी है। वो तुरंत उसे यूज करता है और सीधा लेबिरिंथ के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन अगले पल वो खुद को कोसने लगता है कि इतने डेंजरस जगह पर बिना सोचे समझे आ गया। मचियो को लगता है कि वो फिर से नेगेटिव सोचने लगा है, इसलिए वो तुरंत अपनी सोड को समन करता है ताकि जल्दी से मॉन्स्टर को हराकर अपना एमपी रिकवर कर सके। वो लगातार मॉन्स्टर से फाइट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं है और वो ज्यादा देर तक फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छी बात ये होती है कि उसके सारे जॉब्स के स्टेटस इम्प्रूव हो चुके होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो डंजन की और डीप लेवल में जाएगा। तभी उसके पीछे एक ब्रिक हिलती हुई दिखाई देती है और उसे एक सीक्रेट रूम का रास्ता मिलता है और सोचता है कि शायद से अंदर कोई हिडन ट्रेजर होगा और वो बिना टाइम वेस्ट किए अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि ये जगह ट्रेजर रूम नहीं बल्कि मॉन्स्टर का डैन है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आकर अटैक कर देता है। मचियो उसे वॉर्न कर देता है, लेकिन तभी एक और ग्रूट जैसा मॉन्स्टर उसे जोर से मारकर साइड फेंक देता है। तब मचियो को समझ में आ जाता है कि अगर वो ऐसे हिट्स खाता रहा तो वो यहीं पर मर जाएगा। वो एस्केप करने का प्लान बनाने लगता है और डंजन वॉक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्किल काम ही नहीं करती। अब उसके पास फाइट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो डिसाइड करता है कि अपनी सोड की एचपी एब्जॉर्प्शन स्किल का यूज करके हेल्थ लॉस रिकवर करेगा। मचियो ओवरवेलमिंग स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि मॉन्स्टर स्लो हो जाते हैं और वो एक के बाद एक उन्हें काटना शुरू
शुरू कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका एमपी बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। तब मचियो रियलाइज करता है कि ये दुनिया अब उसकी रियलिटी है और अगर यहाँ पर मर गया तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो अपनी पूरी पावर लगा देता है। सरप्राइजिंगली मचियो सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और उनसे हार्डवुड कलेक्ट करता है और सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है और थैंकफुल फील करता है कि उसकी स्वॉर्ड की एबिलिटी रिचार्ज हो जाती है, जिससे कि वो मल्टीपल फाइट सर्व कर पाता है। जब मचियो लैबिरिंथ से बाहर निकलता है तब उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल एक यूज्ड सोक जैसी हो चुकी होती है। बाहर निकलकर वो देखता है कि कैसल के गेट के पास काफी लोग जमा हुए होते हैं। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब एक आदमी उसे बताता है कि शहर में घूमने वाले एक बैंडिट की लाश मिल गई है। वो बताता है कि नाइट के इन्फ्लुएंस या फिर राइवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बैंडिट्स अपना हेडक्वार्टर चेंज कर देते हैं और आसपास के विलेजेस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनते ही मचियो को तुरंत याद आ जाता है कि कुछ टाइम पहले उसने भी कुछ बैंडिट्स को डिफीट किया था और वो सोचता है कि यहाँ पर ये वही लोग हैं जो कि उससे बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मचियो को रियलाइज होता है कि शायद से बैंडिट्स उस इंसान से रिवेंज लेने के लिए आए होंगे जिसने उन्हें शहर से भगा दिया था। तभी मचियो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो बैंडिट ही था। इस पर लोग बताते हैं कि उस आदमी का लेफ्ट हैंड कटा हुआ था ताकि बैंडिट्स उसकी इंटेलिजेंस कार्ड ले सके। ये सुनने के बाद मचियो को समझ में आ जाता है कि बैंडिट्स असल में बाउंटी के पीछे थे और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि अब लैबिरिंथ को एक्सप्लोर करना बेकार ही है और उकसाने के पैसे जल्दी से कमाने के लिए बैंडिट का शिकार करना बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। बाद में मचियो बैठकर प्लान करता है कि बैंडिट को कैसे हंट करना है। इस बार वो डिस्ट्रैक्टेड दुश्मनों पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए वो खुद से पूछते कि क्या मैं सच में इतना स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर नहीं। तब अपनी जॉब सेटिंग को ओपन करता है जिसमें वॉरियर, स्वॉर्डमैन और मर्चेंट जैसे जॉब दिख रहे होते हैं। जब वो वॉरियर स्किल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये विलेजर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अपने नए मिशन को देखते हुए वो एक्सप्लोरर और हीरो थीफ जॉब चूज करता है। अगली सुबह मचियो शहर में घूम कर बैंडिट को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में सब लोग नॉर्मल ही लग रहे होते हैं। तभी उसके कान में कुछ आदमियों की बात पड़ती है जो कह रहे होते हैं कि बैंडिट्स मर रहे हैं और वो वही है जो कि स्लम से भगा दिए गए थे। ये सुनते ही मचियो को याद आता है जब कैरिज राइडर ने उसे सैडी जगहों से बारे में बताया था, इसलिए वो एक अंधेरी गली में चला जाता है और वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करता है। कुछ ही पल में वो स्लम पहुँच जाता है जहाँ पर जगह इतनी गंदी होती है कि सीवर जैसी स्मेल आ रही होती है। स्लम में हर तरफ भूखे, कमजोर और उम्मीद खो चुके लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता। लेकिन मचियो को वहाँ पर कोई भी बैंडिट दिखाई नहीं देता। जब स्लम की बदबू से उसे उल्टी जैसा फील करवाने लगती है तब मचियो तुरंत टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करता है और वहाँ से भाग निकलता है। वापस इन में आकर मचियो अपना मुंह धोता है और वो रियलाइज करता है कि अब उसे टेलीपोर्ट का ज्यादा यूज करने पर डिप्रेशन फील हो रहा है। वो समझ जाता है कि ये सब मॉन्स्टर बैटल से मिलने वाले लेबल की वजह से हो रहा है और अब वो किसी भी बैंडिट का सामना कर सकता है। उस रात मचियो हुड पहन लेता है और इनकीपर को एक अपनी की दे देता है। इनकीपर उसे देखकर एक लालटेन ऑफर करता है और यहीं से मचियो का बैंडिट्स हंट करने का असली प्लान स्टार्ट होने वाला होता है। रात के अंधेरे में बाहर निकलकर मचियो बहुत ही खुश होता है कि उसने लाइट सोर्स ढूंढ लिया, चाहे वो सिर्फ उसके पैरों के आसपास ही रोशनी क्यों न दे रहा हो। उसके बाद वो आइडेंटिटी स्किल का यूज करके आसपास खड़े लोगों को चेक करता है, लेकिन सब के सब नॉर्मल विलेजर्स निकलते हैं जो कि शायद से अपने पर्सनल लाइफ में कुछ गलत कर रहे होते हैं। मचियो लगभग गिव अप करने वाला होता है तभी उसकी नजर एक पिंक ग्लो पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि एक रेड डिस्ट्रिक्ट वाली स्ट्रीट है जहाँ ब्रुथेल होते हैं। जब मचियो उस गली से गुजरता है तब वो उन लोगों से बचकर चलता है जो बिल्कुल वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे किसी सैडी वेस्टर्न पर पूप अप्स आ जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बॉडी बिल्ड आदमी पर पड़ती है जो कि एक वर्कर के पास खड़ा होता है। मचियो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी एक बैंडिट है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलता है मचियो चुपचाप उसका पीछा करता हुआ स्लम की तरफ चला जाता है। स्लम पहुंचकर मचियो देखता है कि वहाँ पर और भी बैंडिट्स मौजूद हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद से यही इनका हेडक्वार्टर है और थोड़ा पास टेलीपोर्ट होता है और उनकी बातें सुनता है जहाँ पर उनमें से एक बंदा उगो का नाम लेता है। ये सुनते ही मचियो को याद आता है कि जिस बैंडिट का उसने सर काटा था उसका नाम उगो ही था। इसका मतलब ये बंदा या तो वही बैंडिट है जो कि शहर से भगा दिया गया है या फिर उगो का कोई साथी। अगली सुबह मचियो नोटिस करता है कि रेड डिस्ट्रिक्ट की शॉप्स जल्द ही बंद हो जाती है और उसके बाद ही बैंडिट्स बाहर निकलते हैं। उनके अपने अपने ग्रुप्स और एरियाज होते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मचियो रात वाले बैंडिट को देखकर समझ जाता है कि ये उनका टेरिटरी है और अगर इसी ग्रुप को हंट करेगा तो बाकी ग्रुप्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जब मचियो वापस इन में आता है तो इनकीपर उसकी मेहनत की तारीफ करता है और फ्री में खाना ऑफर करता है। बातों बातों में इनकीपर बताता है कि स्लम के बैंडिट्स के बीच पावर स्ट्रगल अफवाह झूठी है। असल में एक सक्सेशन फाइट हुई थी जिसमें कि जो फैक्शन हार गया था उसे शहर से भगा दिया गया, लेकिन जो जीता था शहर में रह गया। वही लोग बाद में मरे हुए पाए गए, इसलिए जो भी उन्हें टारगेट कर रहा है वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे ये काम लगभग ये बैंडिट का ही हो। उस रात मचियो बेड पर लेटा होता है, रुखसाने के बारे में सोचते हुए अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है। अगली रात को वो थीप का बंडाना और अपनी
सोड रेडी करता है और दोबारा से स्लम की तरफ निकल पड़ता है। इस बार वो सीधा लुकआउट के पास पहुंच जाता है। थीफ का बंडाना देखता है और एक गोल्ड कॉइन ऑफर करता है ताकि उसे उगो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। वो आदमी मचियो को बताता है कि उगो पहले ही मर चुका है, लेकिन जब मचियो उसे और डिटेल पूछता है, वो आदमी उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, मचियो नोटिस करता है कि उसके साथी कहाँ पर छुपे हुए होंगे और ये बात अपने दिमाग में नोट कर लेता है। कुछ देर के बाद जब वो आदमी वापस आता है तो वो बताता है कि उसका बॉस अभी कहीं पर सो रहा है और सजेस्ट करता है कि जब तक वो जागे तब तक वेट करें। फिर वो मचियो को बात करने के लिए अंदर बुला लेता है। जब दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं, फिर वो मचियो को बात करने के लिए अंदर बुला लेता है। जब दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं, तब वो आदमी मचियो की एक वीक सी सोड को देखकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बिना डर के उसे अंदर आने देता है। अंदर जाकर वो आदमी कंफर्म करना चाहता है कि बंडाना सच में थीफ का है या फिर नहीं। मचियो जैसे ही बंडाना निकालने लगता है, तभी बैंडिट अचानक से उस पर अटैक कर देता है। अटैक फेल होने के बाद वो बैंडिट सच बता देता है कि उगो पहले सक्सेशन का लीडर बनने वाला था, लेकिन बाकी फैक्शन ने मिलकर उसे शहर से भगा दिया था। फिर वो मचियो को कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बंडाना छीन कर बेचने वाला है। तभी मचियो रिवील करता है कि ये सब उसका प्लान था और वो बंडाना सीधा कैंडल पर गिरा देता है। जैसे ही रूम में अंधेरा छा जाता है, मचियो अपनी सोर्ड से उस बैंडिट पर अटैक करता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद वो उसका हाथ काट कर इंटेलिजेंस कार्ड निकाल लेता है। फिर मचियो चुपचाप उस रूम में घुस जाता है जहाँ पर बाकी के लोग मौजूद होते हैं और वो देखता है कि सब के सब थीव्स हैं। वो पहले के बैंडिट्स के मुंह को कवर करता है और बिना आवाज के उसका गला काट कर उसका हाथ भी काट देता है। लेकिन जब वो अगले बैंडिट के सर को काटता है तो थोड़ी सी आवाज हो जाती है जिससे कि एक फीमेल बैंडिट अलर्ट हो जाती है। मचियो तुरंत साइड से अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। आखिरी बचा हुआ बैंडिट वेपन उठाता है और अंधाधुंध स्विम करने लगता है। मचियो तुरंत टेलीपोर्ट करके रूम के बाहर आ जाता है और वेट करता है कि वो मदद के लिए भाग जाए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मचियो से स्टेप करता है और उसका भी हाथ काट देता है। तभी बाहर शोर शराबा सुनाई देता है और मचियो समझ जाता है कि बाकी लोगों को भी शक हो गया होगा। वो 3 हाथों के साथ वहाँ से रिट्रीट करता है और टेलीपोर्ट करके लैबिरिन्थ पहुँच जाता है। लैबिरिन्थ में मचियो सोचता है कि वो कितना लो लाइफ बन चुका है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि शायद ये एमपी कम होने की वजह से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। जब वो लैबिरिन्थ से बाहर निकलता है तो इंटेलिजेंस कार्ड कलेक्ट करने लगता है, लेकिन मरे हुए बैंडिट की इमेज उसके दिमाग में घूम रही होती है। फिर वो खुद को इन्वेंस करता है कि इस दुनिया के रूल्स अलग हैं और उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। बाद में अपने रूम में मचियो सोचता है कि अगर वो लगातार बाउंटीज क्लेम करता रहा तो शायद से नाइट का अटेंशन अपियर हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी और टाउन में जाकर बाउंटी क्लेम करे तो भी शक हो सकता है। इस सबसे फ्रस्ट्रेटेड होकर मचियो रोक्साने के बारे में सोचता है और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। अगले दिन मचियो रात को स्टेशन पर वेट कर रहा होता है और वो उस नाइट का इंतजार कर रहा होता है जो कि उस वक्त वहाँ पर था जब उसने अपना पहला बाउंटी क्लेम किया था। जैसे ही वो नाइट उसे दिखाई देता है, मचियो उसको बताता है कि उस पर कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन उसने उन सभी को हरा दिया। ये सुनने के बाद नाइट उसका इंटेलिजेंस कार्ड चेक करता है और उसे रिवॉर्ड के लिए क्लियर कर देता है। फिर वो अंदर जाकर कार्ड को ध्यान से एग्जामाइन करता है और वो वापिस आकर बताता है कि उनमें से सिर्फ 2 लोगों पर बाउंटी थी। इतना कहकर वो मचियो को पैसे दे देता है। मचियो बाहर आकर कॉइन को गिनने लगता है और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे हो चुके होते हैं कि वो रोक्साने को खरीद सकता था। वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एलन के पास चला जाता है और कैश देकर रोक्साने को लेने के लिए अंदर जाता है। जब वो रोक्साने के साथ वापस आता है तो रोक्साने उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे अफसोस है कि उसने डाउट किया था कि वो वापस से आएगा या फिर नहीं। मचियो उसे कहता है कि कोई बात नहीं और रोक्साने चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तब एलन उन दोनों का इंटेलिजेंस कार्ड ले लेता है और उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जिससे कि ऑफिशियली वो मास्टर और स्लेव बन जाते हैं। उसके बाद एलन मचियो को मजाक में थोड़ा सा कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि आखिर उसने अपने सपनों की लड़की पा ही ली। और ये सुनकर मचियो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वो दोनों इन में वापस आ जाते हैं और मचियो 2 लड़कियों के लिए एक रूम लेता है। जब वो रूम को चेक करते हैं तो मचियो नोटिस करता है कि रोक्साने थोड़ी नर्वस लग रही है, इसलिए वो उससे पूछते क्या उसकी ईयर्स टच कर सकता है। रोक्साने हल्का सा शर्मा कर हाँ कह देती है और उसके पास बैठ जाती है। मचियो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। जब उसके सॉफ्ट ईयर को जेंटली पकड़ता है तभी मचियो देखता है कि रूम में सिर्फ एक ही बेड है और वो समझ जाता है कि इन कीपर ने शायद से जानबूझकर ऐसा रूम दिया होगा। शायद इसी वजह से रोक्साने थोड़ी सी डरी हुई लग रही है, पर मचियो उससे कहता है कि उसका होमलैंड बहुत ही दूर है और वो यहाँ की रीति रिवाज समझने में उसकी मदद चाहिए होगी। वो उसे याद दिलाता है कि अब वो दोनों साथ में लैबिरिन्थ में जाने वाले हैं। ये सुनकर रोक्साने कहती कि वो लॉन्ग वेपन यूज करने में काफी अच्छी है
और उसकी मदद करेगी। थोड़ी देर के बाद जब रुखसाने अपना सामान निकाल रही होती है तब मचियो नोटिस करता है कि वो बिना सॉक्स के है। जब वो पूछता है तो रुखसाने बताती कि वो अब तक हमेशा बेयरफुट थी। तब मचियो को रियलाइज होता है कि वो अब तक सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रहा था, इसलिए वो उसे एक पेयर सैंडल्स देता है। जैसे ही रुखसाने उसे पहनती है वो सैंडल्स ऑटोमेटिकली उसके साइज के हो जाते हैं। रुखसाने बताती कि यहाँ का इक्विपमेंट पहनने वाले के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और वो प्रॉमिस करती कि इस गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखेगी। बाद में वो दोनों मार्केट जाते हैं प्रोटेक्टिव गियर खरीदने के लिए। रुखसाने एक वेपन शील्ड मांगती है, इसलिए वो दोनों एक शॉप में आ जाते हैं। वहाँ मचियो उसकी मदद करता है ऐसे शील्ड चूज करने में जिसमें एम्प्टी स्किल स्लॉट हो सकती हो ताकि फ्यूचर में उन्हें अपग्रेड किया जा सके। उसके बाद वो कुछ और गियर को सिलेक्ट करते हैं, शॉप के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद मचियो डिसाइड करता है कि उसे एक नया क्लॉक चाहिए होगा क्योंकि उसका पुराना वाला खून से सन चुका है और रुखसाने से कहता है कि वो अपनी पसंद का एक क्लॉक चूज करें। रुखसाने दो ऑप्शन निकालकर उससे पूछती है तुम्हें कौन सा पसंद है। मचियो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सोचता है कि शायद से ये कोई टेस्ट है, इसलिए वो ध्यान से एक चूज करता है। लेकिन असल में रुखसाने सिर्फ कलर और क्वालिटी के बीच कंफ्यूज थी। फिर मचियो उससे पूछती है कि क्या उसे और किसी चीज की जरूरत है, तो वो याद दिलाता है कि आज का दिन स्पेशल है। ये सुनकर रुखसाने थोड़ी सी शर्मा जाती है और धीरे से कहती है कि उसे कुछ नए अंडर गारमेंट्स चाहिए। वो बताते है कि उसके पास सिर्फ वही एक है जो कि अभी वो पहनी हुई है। ये सुनकर मचियो उसे कहता है कि कम से कम 2 और ले लेने चाहिए। जरूरी सामान खरीदने के बाद मचियो कहता है कि अब वापस से इन में चलते हैं। इन में लौटकर मचियो रुखसाने से कहता है कि बेड पर बैठ जाओ, लेकिन रुखसाने सीधा फ्लोर पर बैठने लगती है। तब मचियो जेंटली उसे पकड़कर बेड पर बैठता है और कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी इसी बेड पर सोएगी। जैसे ही वो दोनों एक साथ सोते हुए इमेजिन करते हैं वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी कमर पकड़ लेता है, लेकिन रुखसाने खड़ी हो जाती है और कहती है कि पहले इक्विपमेंट मेंटेनेंस कर लेते हैं। वो उसकी सोड को निकाल कर चेक करने लगती है और कहती कि सोड बुरी नहीं है, लेकिन जिस चीज पर अपनी जान डिपेंड हो उसकी सही देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। रुखसाने बताती कि वो अपने पुराने अंडरगारमेंट्स को क्लीनिंग के लिए रैक की तरह यूज करेगी, इसलिए वो सजेस्ट करती कि मचियो तब तक बाहर जाकर खाना खा ले, लेकिन मचियो इंसिस्ट करता है कि वो दोनों साथ ही खाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है ताकि मेंटेनेंस के लिए कपड़ा निकाल सके। मचियो उसे प्राइवेसी देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी नजर उस पर चली ही जाती है। जब सब रेडी हो जाते हैं तो रुखसाने ओलिव ऑयल से सोड की सफाई करने लगती है। मचियो पूछता है कि इससे क्या फायदा होगा। वो बताते कि इससे वेपन स्मूथ और बेटर काम करेगा। तभी इनकी पर गर्म पानी लेकर आ जाता है ताकि वो दोनों बात ले सके। ये देखकर मचियो के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। बात के दौरान रुखसाने उसकी बैक स्क्रब करती है और मचियो छोटी मोटी चीजें बातें करता रहता है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। जब वो हो जाता है तब मचियो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। रुखसाने अपना अपर क्लॉथ उतार कर बात कंटिन्यू करती है और मचियो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पहले उसकी बैग को वॉश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल कम होने लगता है और वो उसके सामने की तरफ भी हाथ बढ़ा देता है। सीन यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद मचियो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने लगता है और रुखसाने को ऑफर करता है कि उसके बाल को वॉश कर दे। जब रुखसाने भी उसका फेवर रिटर्न करती है और उसके बाल साफ करती है तब मचियो की नजर उस पर पड़ती है और वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। उसके दिमाग में आता है कि शायद से अब उनके रिलेशन का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो सकता है। रुखसाने उसकी आंखों में वो अलग सी चमक देख लेती है, इसलिए वो हल्का सा शर्मा कर वापिस आ जाती है और कहती है कि वो अपना मेड आउटफिट पहनकर आती है। ये सुनकर मचियो सोचने लगता है कि एलन ने उसे क्या सिखा रखा है, लेकिन फिर वो रुखसाने से कहता है कि आउटफिट की जरूरत नहीं है। रुखसाने उसकी बात मानकर सिंपल तरीके से उसके पास बेड पर आ जाती है। वहाँ पर मचियो उसे पहली बार किस करता है। फिर वो उससे कहता है कि अब से हर सुबह सबसे पहले और रात में सोने से पहले उसे किस करे। रुखसाने भी बिना झिझक हाँ कह देती है। उस रात उन दोनों के बीच की दूरी और कम हो जाती है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन सुबह रुखसाने उसे गुड मॉर्निंग किस करती है और मचियो की नींद खुल जाती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अभी फोकस लेबिरिंथ पर रखना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि चलो आज डंजन चलते हैं। दोनों अपना गियर रेडी करने लगते हैं। गियर पहनते वक्त मचियो पूछता है कि अपने वेपन में स्किल कैसे ऐड की जाती है। रुखसाने बताते हैं कि उसके लिए स्किल क्रिस्टल होते हैं जो कि मोस्टर को हराने के बाद बनते हैं। इन क्रिस्टल को ब्लैक स्मिथ के थ्रू इक्विपमेंट के साथ फ्यूज किया जा सकता है। मचियो पूछते हैं क्या वो खुद कभी ब्लैक स्मिथ बन सकता है, लेकिन रुखसाने बताती है कि ये स्किल सिर्फ ड्वार्फ्स
उसके पास ही होती है, इसलिए वो नहीं बन सकता। जब वो पूछते हैं कि किसी ब्लैक स्मिथ को हायर कर लेते हैं तो रुखसाने मना करती है और कहती है कि बहुत ही सारे लोग स्कैम भी करते हैं और डायरेक्ट डीलिंग सेफ नहीं होती। जब रुखसाने रेडी हो जाती है तो मचियो उसे लेदर आर्मर दे देता है, लेकिन वो आर्मर उस पर कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कमजोर चार्ज करना बेहतर रहेगा। उसके बाद मचियो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्किल एक्टिवेट करता है और रुखसाने को ऑफिशियली अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है। सिटी में जाते वक्त मचियो उसे एक साइड एली में ले जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो दोनों लैब्रिन्थ के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। रुखसाने बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी मैजिक नहीं देखी थी। मचियो उससे कहता है कि ये बात किसी को मत बताना क्योंकि बहुत ही कम लोग इस तरह की मैजिक का यूज कर सकते हैं। डंजन के अंदर जाते हुए रुखसाने उसे मॉन्स्टर का डायरेक्शन बताती है। मचियो पूछते है कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है, तो वो बताते कि उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो प्रे को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। फिर वो मचियो से एक मैजिक क्रिस्टल मांगती है। मचियो पूछते कि वो क्या होता है, तो रुखसाने समझ जाती कि जब कोई मॉन्स्टर डिफीट होता है तो उसकी मैजिक पावर क्रिस्टल में स्टोर हो जाती है, जिसके बाद में एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन मचियो को तब पता चलता है बिना मैजिक क्रिस्टल के वो मॉन्स्टर की मैजिक पावर को स्टोर नहीं कर सकता, और ये सोचकर उसे लगता है कि उसने फिर से बड़ी गलती कर दी। जब वो रुखसाने से पूछते कि ये क्रिस्टल कितने के बिकते हैं तो वो बताते कि लैब्रिन्थ में मिलने वाली सबसे वैल्यू चीज यही होती है। ये सुनकर मचियो को खुद पर थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो अपने आप को बेवकूफ महसूस करता है। रुखसाने उसे उदास देखकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो बताती कि एम्प्टी क्रिस्टल गिल्ड से खरीदे जा सकते हैं। ये सुनकर मचियो कहता है कि ठीक है, बाद में हम भी कुछ क्रिस्टल खरीद लेंगे। थोड़ी देर के बाद मचियो उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है जिसका स्मेल रुखसाने ने फील किया था। वो अपनी सोर्ड को समन करता है और एक ही पावरफुल अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर रुखसाने उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। दोनों लैब्रिन्थ के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं और मचियो नोटिस करता है कि रुखसाने खुशी में अपनी टेल को हिला रही है। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। उसकी पावर यूज करने से वो इतनी खुश हो जाती है। बाद में वो दोनों ब्रांचेस से भरे हुए बैग लेकर इनमें आ जाते हैं। मचियो उसे बताता है कि वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसकी पावर सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। तब रुखसाने धीरे से बताती कि अपनी पुरानी पार्टी में कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता था और उसे हमेशा पीछे से चुपचाप फाइट करने दिया जाता था। लेकिन मचियो अलग है। वो कहता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को इग्नोर करना गलत होगा। फिर वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसे परमिशन की जरूरत नहीं है, जब वो चाहे पास बैठ सकती है। वो मजाक में ये भी कहता है कि सिर्फ पास बैठने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब रुखसाने कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब मचियो उसे हक कर लेता है और उससे मजाक में पूछते कि क्या उसकी ईयर्स को टेस्ट कर सकता है। रुखसाने मना कर देती है तो वो सिर्फ उसकी ईयर से खेलने लगता है जैसे बबल रैप हो। रुखसाने हल्का सा शर्मा कर कहती कि उसे अच्छा लग रहा है। उसके बाद मचियो पूछते क्या यहाँ पर ग्रिल्ड सीवीड वर्प मोची मिलती है जो कि उसकी होमलैंड में खाना है। रुखसाने कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सुना। वो बताती कि कोस्ट पर कुछ लोग फिश ग्रो करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जिसके बारे में मचियो सोच रहा है। फिर रुखसाने पूछती क्या कभी वो अपने होमलैंड में वापस जा पाएगा। मचियो कहता है कि नहीं, शायद से वो कभी भी वापस नहीं जाएगा, जिसका मतलब है कि रुखसाने को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। रुखसाने बताती कि आमतौर पर लोग उन स्लेब्स को बेच देते हैं जिनसे उन्हें जरूरत नहीं होती। ये सुनकर मचियो मजाक में कहता है कि वो अपनी इतनी डेंजरस और पावरफुल पार्टनर को कभी नहीं बेचेगा। हाँ, फ्यूचर में वो पार्टी में और भी मेंबर्स को ऐड कर सकता है, लेकिन रुखसाने कहती कि ये तो नॉर्मल बात है। बाद में दोनों गिल्ड जाते हैं और मचियो 2 मैजिक क्रिस्टल को खरीद लेता है। जब वो क्रिस्टल रुखसाने को देता है तो वो बताते कि इनका कलर उस मैजिक पावर के हिसाब से चेंज होता है जो उसमें स्टोर होती है। रुखसाने बताती कि 10 मॉन्स्टर डिफीट करने के बाद क्रिस्टल रेड हो जाते हैं, 100 पर पर्पल, और अगर 1 मिलियन मॉन्स्टर को हरा दिया जाता है तो व्हाइट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग ग्रीन तक ही पहुंच पाते हैं जो कि 10,000 मॉन्स्टर मिलता है, और कुछ लोग ब्लू तक पहुंच जाते हैं जो कि 1 लाख पर मिलता है। और ये सब सुनने के बाद वो दोनों फिर से लैब्रिन्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। लैब्रिन्थ में मचियो आसानी से मॉन्स्टर को हराता रहता है और ये देखकर रुखसाने सजेस्ट करती है कि शायद से अब उन्हें हायर फ्लोर पर जाना चाहिए। मचियो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि लैब्रिन्थ नीचे की तरफ जाता होगा। तब रुखसाने समझ जाते कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जैसे कोई जिंदा चीज हो जो कि मॉन्स्टर को छोड़ते हुए बॉडी से ग्रो होती रहती है। मचियो पूछता है कि अगर ऐसा है तो लैब्रिन्थ को कैसे हराया जा सकता है। रुखसाने बताते कि हर फ्लोर के बॉस को डिफीट करते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचना होगा। ये सुनकर मचियो सोचता है कि उसे एक ऐसी एबिलिटी चाहिए होगी जो कि एक साथ कई मॉन्स्टर पर अटैक कर सके, और रुखसाने से पूछते कि क्या उसे कोई ऐसा स्पेल पता है, लेकिन रुखसाने मना कर देती है। आगे बढ़ते हुए मचियो डिसाइड करता है कि वो अपने बोनस इनकार्नेशन स्पेल प्रैक्टिस करे ताकि मे जॉब को अनलॉक कर सके। लेकिन जब भी उस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करता है कुछ न कुछ हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि शायद से उसके पास इनफ एमपी नहीं है। तभी रुखसाने उसे बताती है कि अभी उसने अपना 10th मॉन्स्टर डिफीट किया है। मचियो तुरंत अपना क्रिस्टल चेक करता
करता है और देखता है कि वो रेड हो चुका है। लेकिन रुखसाने का क्रिस्टल अब भी ब्लैक है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान मैजिक पावर गेन करता है जो कि फाइनल बो देता है। अचानक मचियो को एक नई स्किल दिखाई देती है जिसका नाम क्रिस्टलाइजेशन अपग्रेड होता है। वो अगले कुछ अटैक में उसे एक्टिवेट करता है। जब वो फिर से अपना क्रिस्टल रुखसाने को दिखाता है तो वो ऑलरेडी पर्पल हो चुका होता है और ये देखकर रुखसाने बहुत ही हैरान हो जाती है और पूछती कि ये कैसे पॉसिबल है। मचियो उसे कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। रुखसाने बताती है कि ग्रीन क्रिस्टल 10,000 नार्स पर बिकता है और ये येलो 1,00,000 नार्स में। लेकिन मचियो के पास अभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपग्रेड को बाद में डीएक्टिवेट करने का सोचता है। तभी उसे एक और ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें पार्टी सेटिंग अनलॉक का फीचर होता है। वो क्यूरियोसिटी में उसे टेस्ट करता है और उसके सामने रुखसाने के सारे जॉब्स और लेवल्स शो हो जाते हैं। बीस्ट वॉरियर जॉब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो उसे चेंज नहीं करता। फिर वो रुखसाने से पूछते कि क्या उसके पास कोई हीलिंग स्किल या स्पेल है। रुखसाने बताती कि मोंग और प्रीस्ट जॉब हीलिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उन जॉब को अनलॉक करने के लिए मोस्टर के बार्स हेड्स को डिफीट करना पड़ता है। ये सुनकर मचियो उससे कहता है कि अब से वो 12 हंट से फाइट करे। जब अगला मोस्टर सामने आता है तो मचियो मुश्किल से उसका अटैक रोक पाता है और रुखसाने उसे पंच करती है। लेकिन आखिर में फाइनल बो फिर से मचियो ही अपनी सोर्ड से दे देता है। लेकिन जब मचियो अपनी सेटिंग को चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तब वो समझ जाता है कि सिर्फ थोड़ा सा बैरे हेडेड फाइट करना काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी सोर्ड को चेंज करता है ताकि मोस्टर को पहले वीक करे और फाइनल बो हाथ से दे सके। लेकिन जब वो लो लेवल सोर्ड को ट्राई करता है तो इतनी वीक होती है कि मोस्टर पर ज्यादा असर नहीं होता। तब रुखसाने आगे बढ़कर अटैक करती है और मचियो देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है कि वो कितनी स्मूथली मोस्टर के अटैक को डॉज कर रही है। फिर वो मौका देखकर फाइनल बो देता है, लेकिन जब स्टेट्स को चेक करता है तो अभी कोई चेंज नहीं होता। जब वो रुखसाने की सेटिंग्स को देखता है उसे मोंग जॉब अनलॉक होता हुआ दिखाई देता है और ये देखकर वो उसकी तारीफ करता है। अगली फाइट में मचियो अपना स्ट्रेंथ स्टेट को एडजस्ट करता है और फिर से सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन मोस्टर फिर भी एक ही हिट में खत्म हो जाता है। कई बार स्टेट्स एडजस्ट करने के बाद भी फाइनली वो मोस्टर को सिर्फ इतना ही वीक कर पाता है, उसे खत्म नहीं कर पाता है। तब अपने वेपन को यूनिपक करता है और पूरे हाथ से एक स्ट्रॉन्ग पंच में मोस्टर को फिनिश कर देता है। अब उसका मोंग जॉब अनलॉक हो जाता है और अपने छोटे मोटे वॉन्ड्स को हील कर पाता है और रुखसाने को बताता है कि उसने भी मोंग जॉब ले ली है। जब रुखसाने कंफ्यूज होती है कि ये कैसे हुआ, तब मचियो बस मुस्कुराकर कहता है कि ये सिर्फ एक ही सीक्रेट है। बाद में दोनों इनमें वापस आ जाते हैं। रुखसाने हल्का सा सॉरी बोलती है कि शायद से वो ज्यादा ही हेल्पफुल नहीं थी, लेकिन मचियो उसे एश्योर करता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर वो मजाक में उसे बात लेने को रेडी करने के लिए करने लगता है। रुखसाने थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो स्लेव है और उसे लगता है कि उसे सर्विस करनी चाहिए, लेकिन मचियो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और उनका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगले दिन लेबिरिंथ में वो एक वेटिंग रूम तक पहुंच जाते हैं। रुखसाने बताती कि बॉस उस बड़े दरवाजे के उस पार है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्टी बॉस रूम में जा सकती है, इसलिए अगर उसे और पार्टीज होती तो शायद से उन्हें यहाँ पर वेट करना पड़ता। रुखसाने काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन मचियो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि बॉस से फाइट करना नॉर्मल मोस्टर जैसा नहीं होता। रुखसाने उसे कॉन्फिडेंस देती है कि वो स्ट्रॉन्ग है और तभी दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों अंदर एंटर करते हैं। रुखसाने कहती है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद से उन्हें पिछली किसी पार्टी का छोड़ा हुआ इक्विपमेंट मिल सकता है जो कि बॉस से हार गई हो। तभी अचानक बॉस सामने आ जाता है। रुखसाने बिना डरे सीधा अटैक करती है, लेकिन बॉस पर उसका अटैक ज्यादा असर नहीं होता। वो मचियो को एक ओपनिंग देती है और मचियो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करता है, लेकिन इस बार बॉस एक ही हिट में नीचे गिर जाता है, जिससे कि बाकी सभी मोस्टर गिरे थे। सीन यहीं पर इंटेंस हो जाता है। मचियो अपनी रश स्किल को बार बार यूज करता है और उसे रुखसाने के अटैक के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे कि दोनों मिलकर उस मोस्टर को हरा देते हैं। फाइट के बाद रुखसाने को वहाँ पर एक लीफ मिलता है और जैसे वो उसे उठाती है तब मचियो नोटिस करता है कि उसके पास एक नई बीस्ट अटैक स्किल और एक एक्स्ट्रा जॉब हार्बलिस्ट आ चुकी है। रुखसाने उसे बताते कि हार्बलिस्ट वो होते हैं जो कि हर्ब्स का यूज करके मेडिसिन बनाते हैं, और ये सुनकर मचियो सोचता है कि ये जो फ्यूचर में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। फिर मचियो उसे बेस्ट स्किल के बारे में पूछता है, लेकिन रुखसाने कहती है कि वो उसे अभी यूज नहीं कर सकती है क्योंकि उसे सही इनकारनेशन बोलना नहीं आता। वो समझाती है कि इनकारनेशन बोलते वक्त इंसान वल्नरेबल हो जाता है और एनिमी सीधा अटैक कर सकता है, इसलिए बिगनर होने की वजह से वो अपनी स्किल पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहती। उसके बाद दोनों सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक सीन फर्स्ट फ्लोर जैसा ही लग रहा होता है। तब मचियो कहता है कि हमें वापस से फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बॉस को दोबारा से हराना चाहिए ताकि मुझे भी हार्बलिस्ट जॉब मिल सके। वो तुरंत उस डोर से वापस जाता है जिससे कि वो आए थे, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है और लेबिरिंथ बाहर पहुंच जाता है। ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और अचानक उसे रुखसाने की वेटिंग रूम वाली बात याद आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रुखसाने से कहता है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। थोड़ी देर के
बाद वो दोनों फिर से बॉस रूम में पहुंच जाते हैं और इस बार माचियो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही बॉस एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करने लगता है तब माचियो तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लगभग मुंह पर अटैक खा लेता है। तब रोक्साने तुरंत आगे आती है और उस मोस्टर को रोक कर कहती है कि मोस्टर को रोक कर रखती है, जबकि माचियो पीछे से आकर उसे खत्म कर देता है। बाद में रोक्साने पूछती कि मैजिक सर्कल कैसे गायब हो गया। तब माचियो बताता है कि यह उसकी स्वॉर्ड का एक चीट एबिलिटी है। फिर माचियो लीफ को उठाता है और उसे हर्बलिस्ट जॉब मिल जाती है। वो तुरंत उस लीफ को पिल में कन्वर्ट कर देता है और जब वो एंटीटोड पिल देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मोस्टर उन्हें पॉइजन भी कर सकते हैं। बाद में वो दोनों गिल्ड में वापस जाते हैं और पॉइजन से बचने के लिए कुछ पिल्स को खरीदते हैं। पूरा पेमेंट करने के बाद माचियो कहता है कि अभी टाइम बचा है, इसलिए हमें फिर से लेबिरिंथ के अंदर जाना चाहिए। इस बार वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लेवल 2 का एक नीडल मोस्टर और एक घिनौना सा कैटरपिलर दिखाई देता है। माचियो सीधा वॉकिंग ट्री टाइप मोस्टर पर अटैक करता है और उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है, जबकि रोक्साने उसे कैटरपिलर को हैंडल कर लेती है। जैसे ही मोस्टर का ध्यान भटकता है तब माचियो पीछे से अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक थ्रेड गिर जाता है। आगे बढ़ते हुए माचियो रोक्साने से पूछता है कि क्या थर्ड फ्लोर पर भी 3 मोस्टर मिलेंगे, लेकिन रोक्साने बताती है कि ऐसा 4th फ्लोर से स्टार्ट होता है और 8th फ्लोर पर तो 4 के ग्रुप में मोस्टर मिलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें 2 कैटरपिलर दिखाई देते हैं, इसलिए माचियो तुरंत उन पर अटैक करके दौड़ पड़ता है ताकि वो उन्हें नोटिस ना कर सके। वो अपने कैटरपिलर को हरा देता है, लेकिन तभी रोक्साने चिल्लाती है क्योंकि दूसरा वाला मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर देता है। माचियो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है और उसे कैटरपिलर के थ्रेड्स में बांध दिया जाता है जब वो उस पर जंप करके अटैक करता है, लेकिन माचियो अपने पैर से उसे रोक लेता है और एक स्ट्रॉन्ग स्लैश मारकर उसे खत्म कर देता है, जिससे सारे थ्रेड्स भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद माचियो कहता है कि अब हमें कैटरपिलर को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये सच में काफी इरिटेटिंग होते हैं। कुछ देर के बाद माचियो और रोक्सान टाउन के अंदर चल रहे होते हैं और माचियो सोच रहा होता है कि अगर एक साथ बहुत सारे एनिमीज मिल गए तो हम क्या करेंगे। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो रोक्साने के पास थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। वो उससे धीरे से कहता है कि शैडो में खड़े उस आदमी को ध्यान से देखो और चेक करो कि वो किस तरफ देख रहा है। रोक्साने देखकर समझ जाती कि उसी ट्रेडिंग हाउस को देख रहा है जहाँ से वो आई थी और वो हैरान होकर पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब माचियो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है और पता चलता है कि वो आदमी असल में एक बैंडिट है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एलन के पास जाकर उससे वार्न करते हैं कि उसकी कंपनी पर नजर रखी जा रही है। एलन उनकी बात सुनकर थैंक यू कहता है, लेकिन वो इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। ये देखकर रोक्साने उसे बताती है कि जो आदमी देख रहा है वो एक बैंडिट है। एलन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब माचियो कहता है कि जब वो रोक्साने के लिए पैसा जमा कर रहा था तब उसने कुछ सारी चीजें सीखी थी। तब एलन सच बताता है कि असल में प्रॉब्लम माचियो से जुड़ी हुई है। जो स्लेव माचियो ने उसे बचाया था वो अगले दिन खरीद लिया गया था, लेकिन बार्स ने कहा था कि उसे लेने से पहले थोड़ा टाइम चाहिए। एलन बताता है कि जब वो एक कस्टमर से बात कर रहा था तब दूसरा कस्टमर स्लेब से कुछ अलग ही बात कर रहा था। और ये भी कहता है कि आम लोगों को किसी की थीफ की बनाना में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब वो स्लेब पहले से बैंडिट से कनेक्टेड हो सकता है। एलन समझ जाता है कि अब वो स्लेब उनका नहीं रहा, इसलिए अपने रूम से बाहर आ सकता है और बैंडिट्स को अंदर लेकर जाता है। ये सुनकर माचियो पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे हो। तब एलन कहता है कि शहर के बीच में कोई बैंडिट्स ट्रेडिंग हाउस पर अटैक करेंगे और ये मुश्किल लगता है, लेकिन उसके पास कॉम्बैक्ट स्लैब भी है और वो कुछ बैंडिट से हारने वाला नहीं है। ये सब सुनने के बाद माचियो रोक्साने से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं। लेकिन रोक्साने उसे बताती कि यहाँ एक औरत थी जो कि उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी और उसकी टेंशन ले रही है। माचियो जब देखते है कि रोक्साने सच में उस औरत को लेकर परेशान है तब वो वहीं पर बैठकर एलन को सजेस्ट करता है कि वो उसे बॉडीगार्ड के तौर पर हायर कर ले। वो कहता है कि जो स्लेव उसे बचाया था अगर वो ही कुछ गलत करे तो उसे भी बुरा लगेगा। रोक्साने उसकी बात सुनकर उसको थैंक यू कहती है। एलन भी मान जाता है और माचियो को 1000 नार्स देने का ऑफर करता है। साथ ही जो भी बैंडिट्स को उसने हराया उनका इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस कार्ड भी उसे मिलेंगे। माचियो ये डील मान लेता है। फिर एलन उसे बैकडोर में ले जाता है ताकि लोग आउट उसे देख ना सके और माचियो कहता है कि रात में भी इसी रास्ते का यूज करेगा। वहाँ से निकलते वक्त रोक्साने थोड़ा सा गिल्टी फील करती है और कहती है कि शायद से वो सेल्फिश हो गई थी। माचियो बस उसे इतना कहता है कि अगली बार थोड़ा सा केयरफुल रहना। बाद में जब माचियो रेडी होकर निकलने लगता है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि रोक्साने भी पूरा गियर पहनकर खड़ी होती है। वो जिद करती है कि वो भी साथ में जाएगी। माचियो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना। दोनों फिर से एलन के ट्रेडिंग हाउस पर पहुंच जाते हैं और बैकडोर के अंदर जाते हैं जहाँ पर एलन और उसके कॉम्बैक्ट स्लेव तैयारी में खड़े होते हैं। एलन कहता है कि जब लोग यहीं पर रुककर वेट करेंगे तब तक बैंडिट्स अटैक ना करें और वो लालटेन बुझा देता है जिससे कि पूरा एरिया अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में वेट करते वक्त रोक्साने धीरे से बताती कि डोर खुल चुका है। ये सुनते ही कॉम्बैक्ट स्लेव तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। एलन कहता है कि जो लोग फाइट नहीं कर सकते और जो स्लेव का ख्याल रखते हैं उन्हें सेकंड फ्लोर पर भेज दिया गया है।
वो मचियो से कहता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है और मचियो कहता है कि वो तो शुरू से यही प्लान कर रहा था। एलन अपनी सोर्ड निकालकर सीधा फाइट के लिए बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद मचियो और रोक्सान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तब रोक्साने को महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। मचियो तुरंत आइडेंटिफाई करता है और पता चलता है कि वो लेवल 3 का बैंडिट है। मचियो अंदाजा लगाता है कि शायद से उस बैंडिट में सीधा फाइट करने की हिम्मत नहीं होगी और मौका मिलते ही वो भाग जाएगा। तभी वो बैंडिट एक रूम के अंदर घुस जाता है और मचियो सोचता है कि शायद से उसे खुद भी नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और रोक्साने से कहता है कि वहीं पर रुक कर वेट करे और खुद चुपके से उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम के पास पहुंचते हुए उसे याद आता है कि उसने पहले अपनी बोनस इनकार्नेशन रैंडमली ट्राई की थी, लेकिन एमपी कम होने की वजह से वो काम नहीं की। तब उसे याद आता है कि अभी भी कुछ इनकार्नेशन हुई है जिसे कि उसे ट्राई नहीं किया। वो अपनी अनएक्सप्लोरेड ऑप्शन को चेक करता है और इनविलियंट एक्सचेंज करने के इनकार्नेशन सिलेक्ट करता है। वो सोचता है कि शायद से एचपी को ट्रेड करने के लिए यूज होती होगी, लेकिन तुरंत उसे लगता है कि बिना मोस्टर के एग्जैक्ट एचपी जाने ये स्पेल उसे काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इसे रैंडमली मोस्टर पर टेस्ट करना सही नहीं होगा। उसके बाद मचियो रूम डोर को ओपन करता है और बैंडिट के स्टेट्स को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो भी लेवल 3 का बैंडिट है, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन मचियो सोचता है कि उसके पास अलग अलग जॉब्स है, इसलिए उसका एचपी उस बैंडिट से ज्यादा होगा। ये सोच कर वो अंधेरे में इक्विवेलेंट एक्सचेंज स्पेल एक्टिवेट कर देता है और स्पेल तुरंत इफेक्ट ले लेता है। अगले सेकंड मचियो जमीन पर गिर जाता है और उसे महसूस होता है कि उसका बहुत ही सारा एमपी एक ही बार में खत्म हो गया है। वो समझने की कोशिश करता है कि अभी उसने क्या कर दिया। तभी रोक्साने दौड़कर अंदर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो एलन होता है जो कि तुरंत पूछता है कि सब ठीक है ना। एलन बताता है कि एक बैंडिट बचकर उनकी तरफ भाग रहा था। तभी एलन रूम के अंदर की हालत को देखता है और चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मचियो टेंशन में आ जाता है कि कहीं एलन को कुछ अजीब न लगे, लेकिन खुशकिस्मती से एलन पूछते है कि क्या ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्ब था। रोक्साने क्यूरियस होकर उस बारे में पूछती है तो एलन बताता है कि एक ऐसा आइटम होता है जो कि इंसान को पकड़ कर रख देता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि बैंडिट के पास ऐसी चीज होगी। और ये सुनकर मचियो को थोड़ा सा सुकून मिलता है। एलन को सच का पता नहीं चला। फिर मचियो एक पिल को खा लेता है ताकि थोड़ा सा एमपी रिकवर हो सके। एलन उसे उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है और प्रोमिस के मुताबिक रिवॉर्ड दे देता है। इसके बाद मचियो और रोक्साने वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाते वक्त मचियो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी लेब्रिनथ वापस जाना चाहिए। वो एक पोर्टल को ओपन करता है और दोनों उसके थ्रू लेब्रिनथ में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं मचियो अचानक से गिर जाता है क्योंकि वाप ने उसका बचा हुआ एमपी भी कंज्यूम कर लिया होता है। वो खुद को डांटने लगता है कि उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था। तब रोक्साने परेशान होकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। कुछ ही देर के बाद मचियो कुछ मोस्टर को स्लैश कर देता है और उन्हें हराकर पूरा रिकवर हो जाता है। उसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे समझ में आ जाता है कि इक्विवेलेंट एक्सचेंज स्पेल यूज करना सही डिसीजन था। अब वो लेवल 1 का मेज बन चुका होता है जो कि नोविस लेवल के फायर, वाटर, एयर और अर्थ स्पेल को कास्ट कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद मचियो रोक्साने से पूछते है कि मैजिस किस तरह के स्पेल यूज करते हैं। रोक्साने बताती है कि मैजिस ऐसे स्पेल को कास्ट करते हैं जो कि एक साथ मल्टीपल टारगेट को डैमेज कर सकते हैं, वॉल्स बना सकते हैं और फायर वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनकर मचियो के दिमाग में कई आइडियाज आने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि इन स्पेल को इतने तरीकों से यूज किया जा सकता है। और जैसे ही वो फायरबॉल के बारे में इमेजिन करता है उसके सामने एक मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। अब जब मचियो को समझ में आ जाता है कि स्पेल कैसे काम करता है तब वो अपने हाथ से एक फायरबॉल निकाल कर चला देता है। ये देखकर रोक्साने बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो एक एक्सप्लोरर है, फिर ये मैजिक कैसे यूज कर रहा है। लेकिन मचियो उससे कहता है कि इस बात को सीक्रेट ही रखने देना। थोड़ी देर के बाद एक और मोस्टर सामने आ जाता है और मचियो उसे फायरबॉल से ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम्स लगने के बाद भी मोस्टर हिलता रहता है और गिरता नहीं। ये देखकर मचियो समझ जाता है कि जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेल की पावर भी इंक्रीज होगी। फिर वो सीधा मोस्टर की तरफ चार्ज करता है और सोड एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। मोस्टर गायब हो जाता है और पीछे एक ब्रांच छोड़ देता है, लेकिन मचियो का ध्यान ब्रांच पर कम और अपनी नई पावर्स पर ज्यादा होता है। वो एक फायरबॉल को क्रिएट करता है और समझ जाता है कि ये डिफेंस के लिए यूजफुल होगा। इसके बाद वो मल्टीपल टारगेट को अटैक करने के लिए सही स्पेल ढूंढने लगता है। वो कई बार ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसका एमपी वेस्ट हो जाता है। फिर उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर आसपास एनिमीज नहीं है, इसलिए स्पेल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सेकंड फ्लोर पर चलना चाहिए। वहाँ पहुँचते ही उन्हें 2 मोस्टर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और मचियो सोचता है कि ये परफेक्ट चांस है स्पेल टेस्ट करने का। वो तुरंत फायर स्टॉर्म को समन करता है और दोनों मोस्टर को एक ही हिट में जलाकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर मचियो डिसाइड करता है कि अब वो कमबैक में मैनुअली मैजिक का यूज करेगा। वो चाहता है कि रोक्साने सेफ रहे क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती है और उसका नेचर
भी उतना ही सॉफ्ट है जितनी कि वो खुद है। थोड़ी देर के बाद एक कैटरपिलर मॉन्स्टर भी उसके अटैक से जलकर खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर गायब होने के बाद मचियो कहता है कि अगर स्पेल्स थोड़े और पावरफुल होते तो और भी आसान होता। तब रोक्साने बताती है कि उसने सुना है कि मैजेस अक्सर स्टेव्स कैरी करते हैं। ये सुनकर मचियो सोचता है कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वो याद करता है कि नेक्स्ट मार्केट डे 4 दिन के बाद है और थोड़ा कंप्लेन करता है स्टाफ लेने में टाइम लगेगा। लेकिन रोक्साने बताती है कि अगर वो कुरोतार नाम की जगह जाए तो वहाँ पर परमानेंट शूज मिल जाएगा। मचियो बहुत ही हैरान होकर पूछते है कि ये जगह कौन सी है। तब रोक्साने बताती है कि वहाँ पर एक बड़ा लैब्रिन्थ है और एक्सप्लोरर के लिए काफी सारे शॉप्स भी हैं। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर जाना वर्थ होगा। इसके बाद वो बॉस के वेटिंग रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर बॉस एक जाइंट ह्यूज के रूप में अपीयर होता है। वो तुरंत एक मैजिक सर्कल को बनाकर अटैक की तैयारी करता है, लेकिन मचियो फायर बॉल क्रिएट करता है और उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर दोनों मिलकर उस जाइंट बग को हरा देते हैं और मचियो उसे छोड़ते हुए थ्रेड के स्पॉइल को उठा लेता है। उसके बाद वो दोनों थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर रोक्साने हवा को स्मेल करते हुए कहती है कि शायद से यहाँ पर एक सिग्नल कॉम्प्लेक्ट है। मचियो को समझ में नहीं आता कि कोबलेट क्या होता है, लेकिन वो सोचता है कि जब सिर्फ एक ही है तो देखते हैं कि कैसा मॉन्स्टर होता है। तभी अंधेरे से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि सीमागिल जैसा लग रहा होता है और हाथ में एक छोटा सा नाइफ भी पकड़ा होता है। और ये देखकर मचियो थोड़ा सा अम्यूज हो जाता है और तुरंत अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करके एक फायर बॉल उसकी तरफ चला देता है। कुछ ही सेकंड में वो कोबलेट जलकर गायब हो जाता है। मचियो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि लेवल 3 मॉन्स्टर थोड़ा सा टफ होगा। मॉन्स्टर के गायब होते ही वहाँ पर थोड़ा सा सेल्ट गिर जाता है जिसे कि वो उठा लेता है। फिर वो रोक्साने से पूछते कि ये कितने का बिकता होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू बिल्कुल बेकार सी है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और सेल्ट वापस गिरा देता है। इसके बाद मचियो एक के बाद एक कोबलेट को हराने लगता है जैसे कि उसने रैम्पेज मोड ऑन कर दिया हो। जब वो अपने बैग को चेक करता है तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, चलो वापस चलते हैं। रोक्साने उससे पूछते कि अब उसके लेवल का क्या होगा और मचियो कैजुअली बताता है कि वो लेवल 20 एक्सप्लोरर बन चुका है। ये सुनते ही रोक्साने बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन मचियो उससे कहता है कि हमेशा की तरह इस बात को कोडेड ही रखना। बाद में वो गिल्ड में जाकर आज का पेमेंट लेते हैं। तभी कोई एक लेडी वन वे ट्रिप टू इंपीरियल सिटी का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। मचियो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है तो रोक्साने बताती है कि वो लेडी अपनी फील्ड वर्क स्किल का यूज करके कई दिनों का सफर कुछ ही वक्त में कंप्लीट कर लेती है और इसके बदले पैसे लेती है। मचियो थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कुरोतार जाना पसंद करेगा क्योंकि उसका काम वहाँ पर है, इंपीरियल सिटी में नहीं। तब रोक्साने बताती है कि दोनों सिटीज पास ही हैं। ये सुनते ही मचियो का इंटरेस्ट जाग जाता है और वो कहता है कि फिर तो चलना चाहिए, लेकिन रोक्साने कहते हैं कि कॉस्ट पर पर्सन होती है इसलिए वो वहीं पर वेट करेगी। मचियो सोचता है कि अगर वो अकेला पहुंच गया तो बाद में वर्क का यूज करके कभी भी फ्री में ट्रेवल कर सकता है। वो उस लेडी के पास जाकर पूछते है कि ट्रिप का चार्ज कितना है और एक सिल्वर कॉइन मांगती है। पेमेंट के बाद लेडी पोर्टल को ओपन करती है और वो दूसरी साइड पहुंच जाता है जहाँ पर मचियो एडवेंचरर गिल्ड का साइज देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन वो लेडी से कहता है कि उसे कुरोतार ले चले और वो मान जाती है। कुरोतार पहुंचने के बाद मचियो उसे थैंक यू कहता है और फिर व्हील के थ्रू वॉप करके वापिस से बाला लौट जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें रोक्साने दिखाई देती है जो कि मचियो को वापस आने पर वेलकम करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो सीधा उसकी बाहों में गिर जाता है क्योंकि उसने अपने एक्सपेक्टेड से ज्यादा काफी एमपी यूज कर लिया होता है। और रोक्साने से कहता है कि अब हम कभी भी कुरोतार जा सकते हैं और ये सुनकर रोक्साने भी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। कुछ टाइम के बाद दोनों कुरोतार टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोक्साने और मचियो सिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। मचियो तो स्टॉल्स को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, जबकि रोक्साने उसको लैब्रिन्थ का रास्ता दिखाती है। जब वो लैब्रिन्थ के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोरर्स लाइन में खड़े होते हैं और कुछ लोग एंट्री फी देखकर अंदर जा रहे होते हैं। तभी रोक्साने धीरे से मचियो को कान में कहती है कि हम चाहे तो टेलीपोर्ट करके बिना फी दिए भी अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर मचियो उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करता है। उसके बाद वो दोनों एक शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं। वहाँ एक मर्चेंट उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ चाहिए या फिर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। इस पर मचियो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर वेपन्स मिलते हैं, लेकिन मर्चेंट बताता है कि यहाँ पर सिर्फ हार्डवेयर मिलता है और वेपन शॉप का रास्ता समझा देता है। बाहर निकलते वक्त मचियो रोक्साने से पूछते हैं कि क्या ये शॉप रियल एस्टेट जैसी है, पर रोक्साने कहते हैं कि उसे कुरोतार की मार्केट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। जब मर्चेंट अलग अलग साइज का घर रेंट पर दिखाता है तो मचियो को समझ में आता है कि वो इन में रहकर अपने काफी सारे पैसे वेस्ट कर रहा था। फिर वो पूछते है कि क्या कोई भी घर रेंट पर ले सकता है, जिस पर रोक्साने बताती है कि अगर टाउन बड़ा हो तो ये पॉसिबल है। वो धीरे से ये भी कहती है कि मचियो के पास स्पेल भी है, इसलिए वो चाहे तो कहीं भी रह सकता है। लेकिन मचियो अपनी मैजिकल एबिलिटीज को पब्लिक से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नॉर्मल एक्सप्लोरर की तरह ही रहेगा। बाद में वो दोनों वेपन शॉप
शॉप में पहुंचते हैं जहां पर मचियो अपनी आइडेंटिफाई स्किल को एक्टिवेट करके रोड्स और वेंट्स कलेक्ट करता है। अपने पैसे ज्यादा खर्च ना हो इसलिए मचियो एक अफोर्डेबल वॉन्ट चूज करता है और रुखसाने उसकी समझदारी की तारीफ करती है। शॉप में देखते हुए मचियो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्टील, आयरन और वुड के स्टेप्स भी मिल जाते हैं। फिर वो वुडन स्टाफ लेने का डिसाइड करता है ताकि वो इजीली अपनी रूटीन को प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद टाउन के आउटर एरिया में मचियो और रुखसाने एक साथ रेजिडेंटल एरिया ढूंढ लेते हैं जो कि सिटी सेंटर के थोड़ा दूर होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये जगह रुखसाने जैसे चिल्लाने वाली लड़की के लिए परफेक्ट रहेगी और यहीं रहना सही होगा। उसके बाद वो दोनों वापस से हार्डवेयर शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर मचियो मर्चेंट से पूछते हैं कि क्या कोई भी इंसान इस टाउन में रह सकता है। इस पर मर्चेंट बताती है कि रह तो सकता है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस कार्ड चेक होगी। फिर वो पूछती है कि क्या मचियो एक एक्सप्लोरर है और उसे किस टाइप का घर चाहिए। मचियो को खुद इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता इसलिए वो अवेलेबल हाउस के बारे में पूछ लेता है। मर्चेंट फिर पूछती है क्या तुम दोनों वहाँ पर रहोगे, जिस पर वो कहता है कि अभी के लिए हाँ लेकिन फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। ये सुनकर मर्चेंट हल्का सा स्माइल करती है और कहती है कि लगता है कि तुम सच में एक्सप्लोरर हो। ये सुनकर मचियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या उसे पता है कि रुखसाने एक स्लेव है। इसी बीच मर्चेंट रुखसाने को देखकर उसकी तारीफ कर देती है और मजाक में कहती है कि तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। फिर वो मचियो से उसकी प्रेजेंस के बारे में पूछती है लेकिन जब उसे पता चलता है कि मचियो की कोई खास डिमांड नहीं है तो वो बताती है कि लेबरेट के पास कुछ अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन मचियो कहता है कि उसे दूर रहना पसंद होगा ताकि नेबर्स डिस्टर्ब ना हो जाए। ये सुनकर मर्चेंट समझ जाती है कि शायद वो एडवेंचर टाइप नहीं है इसलिए वो कहती है कि फिर तुम्हें सील्डिंग सीमेंट वाला घर पसंद आएगा। जब मचियो पूछते कि ये क्या होता है तो रुखसाने बताती है कि सील्डिंग सीमेंट से बनी हुई वॉल पर फील्ड वॉक जैसा स्पेल यूज नहीं हो सकता। ये सुनकर मचियो समझ जाता है कि फिर वो फ्रीली टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा लेकिन मर्चेंट उससे कहती है कि अगर चाहे तो स्ट्रॉन्ग पार्टीशन लगवाया जा सकता है। उसके बाद मचियो कहता है कि वो घर देखना चाहता है। फिर वो लोग टाउन के आउट एरिया में चले जाते हैं। वहाँ मर्चेंट बताती है कि यार्ड का यूज वो अपनी मर्जी से लेकर कर सकते हैं लेकिन मचियो देखते है कि यार्ड थोड़ा सा नेग्लेक्टेड लग रहा है। जब वो इस बारे में बोलता है तो मर्चेंट कहती है कि बिना किसी देखभाल के ऐसा हो ही जाता है। फिर वो सजेस्ट करती है कि यहाँ पर हर्ब्स या कुछ और चीजें उगा सकते हैं। तभी रुखसाने को सीड्स मांग लेती है और मर्चेंट तुरंत उसे दे देती है। इसके बाद मर्चेंट उन्हें कुछ और चीजें दिखाने लगती है जिससे कि मचियो को लगता है कि सैसे वो उसका वॉलेट खाली कराने की मिशन पर है। घर के अंदर जाते ही मर्चेंट बताती है कि प्रीवियस ओनर ने काफी सारे चेंजेस करवाए थे और अगर वो चाहे तो ये एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। ये देखकर मचियो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि यहाँ पर वॉशरूम और टॉयलेट अलग अलग बने हुए हैं। वो वॉशरूम को देखकर सोचने लगता है कि इसका यूज एग्जैक्टली किस लिए होता है। इसी बीच रुखसाने और मर्चेंट किचन के बारे में बात कर रहे होते हैं और मचियो अनाउंस करता है कि वो सेकंड फ्लोर भी चेक करना चाहता है। उसके बाद मचियो सेकंड फ्लोर के रूम को एक्सप्लोर करता है और एक ऐसा रूम ढूंढ लेता है जिसका व्यू और साइज उसके मिडनाइट आउट एरिया सेक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। फिर वो टेस्ट करने के लिए पास वाले रूम में टेलीपोर्ट करता है और देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये काम कर रहा है। जब वो वापस से ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो मर्चेंट उससे पूछती है कि घर कैसा लगा तो मचियो कहता है कि सब कुछ सही है। घर के बाहर आने के बाद मर्चेंट 45,000 नार्स में घर देने का ऑफर करती है और मचियो तुरंत उसे रेंट पर लेने का डिसीजन ले लेता है। उसके बाद मचियो अपनी इंटेलिजेंस कार्ड को चेक करवाता है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। बाहर निकलते वक्त रुखसाने कहती है कि अच्छा हुआ हमें डिस्काउंट मिल गया और मचियो उसका थैंक यू करता है लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता चलता है कि ये सब उसकी 30 ऑफ स्किल की वजह से हुआ है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बाकी मिसलेनियस आइटम कल खरीदेंगे लेकिन क्योंकि मचियो नया बेड लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है इसलिए वो कहता है कि पहले फर्नीचर ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपने नए घर में टेलीपोर्ट कर जाते हैं और रास्ते भर मचियो अपने नए मैट्रेस के बारे में बात करता रहता है। रुखसाने ये देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि सीडिंग सीमेंट होने के बाद भी वो घर में टेलीपोर्ट कर पा रहा था। बाद में टाउन के बाहर मचियो अपनी वॉन्ड निकालता है और कहता है कि वो इसे यूज करने के लिए वेट नहीं कर सकता। तभी उन्हें एक मोस्टर बग मिलता है और मचियो तुरंत फायर बॉल लॉन्च करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन बग एक ही अटैक में नहीं मरता तो मचियो अपनी वॉन्ड से उसे एक और अटैक कर देता है और आखिर में वो बग गायब हो जाता है और पीछे से एक थ्रेड का स्पॉल छोड़ देता है। शाम को घर पर मचियो गर्म पानी में एक और लैंटर्न मंगवाता है। जब तक वो वेट कर रहा होता है वो सोचता है कि ये नया घर उसके लिए कितना ज्यादा यूजफुल साबित हुआ। तभी रुखसाने उसके पास बैठ जाती है और मचियो नोटिस करता है कि अब वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी है। दोनों के बीच काफी क्लोज मोमेंट होते हैं और रुखसाने भी उसके साथ रहकर खुशी दिखाई देती है। अगले दिन जब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं रुखसाने हल्का सा मजाक करते हुए उसे याद दिलाती है कि कल रात को उस रूम में कितना कॉन्फिडेंट था और फ्यूचर में भी ऐसे मोमेंट्स चाहती है। ये सुनकर मचियो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है लेकिन बस उसके बाद सहलाने लगता है। नए घर में आने के बाद मचियो कंटेनर्स में पानी भर लेता है ताकि रुखसाने अपना काम कर सके। उसके बाद वो क्यूरेटर लेबिरिंथ
देखने का डिसीजन लेता है। वहाँ पहुंचकर और देखता है कि कुछ नाइट्स लैबिरिन्थ के मैप को सेल कर रहे होते हैं। उनकी बिजनेस आइडिया को देखकर मचियो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और एक मैप लेने के लिए उनके पास चला जाता है। उसके बाद मचियो एंट्री फी पे करता है और लैबिरिन्थ के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि वहाँ पर काफी भीड़ है, इसलिए वो एक थोड़ा सा शांत जगह ढूंढ लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट करके सीधा अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वो रुखसाने को बताता है कि वो बिना फी दिए कोर्टार लैबिरिन्थ में जा सकते हैं। ये सुनकर रुखसाने हल्का सा झुककर उसका वेलकम करती है और मचियो उसके बाल को सहलाते हुए अपने पास खींच लेता है। रुखसाने कहती है कि वो थोड़ी डटी है, लेकिन मचियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो मोमेंट एंजॉय करने लगता है। तभी डोर पर नॉक होती है और उनका फर्नीचर डिलीवर हो जाता है। मचियो किसी को भी अंदर आने नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर का लेआउट जानकर बाद में टेलीपोर्ट करे। सबसे जरूरी फर्नीचर सेट करने के बाद मचियो रुखसाने को अपने पास खींच लेता है और दोनों नया बेड ट्राई करते हैं। अगली सुबह मचियो रुखसाने के किस से उठता है जैसे रोज होता है। वो चाहता है कि ये मोमेंट हमेशा चले, लेकिन उसे याद आता है कि सिर्फ मजे करने से बिल पे नहीं होंगे, इसलिए वो कहता है कि अब हमें लैबिरिन्थ जाना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर बॉस के वेटिंग रूम में अपनी बारी का वेट करने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर के मैस्कुलर स्मिगल बुच्चर नाइफ के साथ सामने आ जाता है, जो कि मचियो को थोड़ा सा इंटिमिडेट करता है, लेकिन रुखसाने पहले अटैक कर देती है। वो कोब्लेट स्लो मोशन में नाइफ को स्विंग करता है, जिससे कि मचियो को लगता है कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना कि उसने सोचा था। फिर मचियो आगे बढ़कर उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और रुखसाने बताते कि यहाँ पर आधे मोस्टर कोब्लेट ही लग रहे हैं, इसलिए मैजिक यूज करना सेफ होगा। लेकिन मचियो ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता और कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट करके वापस से अपार्टमेंट आ जाते हैं। रुखसाने उसे रेस्ट करने को कहती है, लेकिन मचियो मजाक में पूछते कि वो क्या करने वाली है। रुखसाने कहते कि वो सीड्स लेने के लिए जा रही है। ये सुनकर मचियो इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि वो भी साथ चलेगा और खाने के बाद वो लोग गार्डनिंग करेंगे। दोनों टाउन में मर्चेंट के पास पहुंच जाते हैं और मर्चेंट उनका वेलकम करती है। वो सीड्स लेने के लिए चली जाती है। तब तक वो हॉर्सेस देखने लगता है और पूछता है कि क्या इनकी जरूरत पड़ेगी। रुखसाने मजाक में कहती कि उसे किसी हॉर्स की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद मर्चेंट सीड्स लेकर आ जाती है और रुखसाने को उनके बारे में बताने लगती है। फिर वो दोनों वापस से यार्ड में आ जाते हैं और मचियो सजेस्ट करता है कि पूरा एरिया को अच्छे से टेल करके रेडी कर देते हैं। जब रुखसाने हेल्प करने का ऑफर करती है तो मचियो उससे कहता है कि वो कुछ लकड़ी के टुकड़ों को शार्प कर दे, जिससे कि वो एक छोटा सा फेंस बना सके। फिर दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उनका नया गार्डन रेडी हो जाता है। मचियो बैठकर अपने काम को एडमायर कर देता है। तभी रुखसाने नए कपड़े लेकर आती है और कहती है कि वो लॉन्ड्री कर लेगी। कपड़े चेंज करते वक्त रुखसाने बोलती है कि अगर एक बड़ा टब होता तो लॉन्ड्री इजी हो जाती। ये सुनकर मचियो को एक आइडिया आता है और वो क्रूटार कूपर के पास जाकर एक लॉन्ड्री टब मांगता है। तब उसे एक टब दिखाया जाता है। तब वो एक और बड़ा सा टब देख लेता है और पूछते क्या ये सबसे बड़ा है। तब आदमी बताता है कि स्पेशल ऑर्डर पर और भी बड़े टब मिल सकते हैं, हाटा की फंक्शनल बाथ टब भी। मचियो कहता है कि उसे अपने आर्म स्पैन भी थोड़ा सा चाहिए। जब वो उससे डेप्थ के बारे में पूछता है तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और सोचने लगता है कि बाथ टब में रुखसाने के साथ कितने मजेदार मोमेंट हो सकते हैं। अपनी फैंटेसी को सच करने के लिए वो प्राइस पूछता है और उसे बताया जाता है कि लगभग 2000 नार्स लगेंगे। उसके बाद मचियो और उसकी फेवरेट पार्टनर पैसे कमाने के लिए फिर से काम पर लग जाते हैं। लैबिरिन्थ में उन्हें थर्ड फ्लोर बॉस के बाद छोड़ा हुआ एक कोबलेट फ्लावर मिलता है। वो सोचता है कि ये क्या है। तब रुखसाने बताती कि एक मिल ग्रेन है, जो कि टाउन में मिलने वाले फ्लावर से भी बहुत ही टेस्टी होता है। वो लोग फोर्थ फ्लोर पर जाने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी रुखसाने के पेट से भूख की आवाज आने लगती है। मचियो सजेस्ट करता है कि पहले डिनर कर लेते हैं। घर आकर मचियो डिनर प्रिपेयर करता है और टेस्ट करता है। रुखसाने पूछती कि ये क्या है तो वो कहता है कि ये व्हाइट क्रीम स्ट्यू है और पूछते है कि क्या कभी उसने खाया है। रुखसाने कहती कि उसने कभी नाम भी नहीं सुना। जब वो टेस्ट करती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती कि ये काफी थिक और टेस्टी है। वो उसकी रिएक्शन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि और भी है। रुखसाने उसका थैंक यू करती है और कहती है कि वो कल और मेहनत करेगी। ये सुनकर मचियो सोचता है कि जल्दी उसका बाथटब भी आ जाएगा और फ्यूचर में और भी ज्यादा मोमेंट्स मिलेंगे। बाद में लैबिरिन्थ में वो दोनों एक मोस्टर लैम्प का सामना करते हैं। तब मचियो को रियलाइज होता है कि शायद से वो सिर्फ इसलिए फेयरलेस फील करता है क्योंकि रुखसाने बिना कंप्लेन किए हमेशा उसके साथ फाइट करती है और खुश भी लगती है। तभी रुखसाने कहती है कि ये लैम्प जितना दिखता है उतना स्कैरी नहीं है और ये सुनकर मचियो उसकी तरफ चार्ज कर देता है। जैसे ही मचियो लैम्प की तरफ चार्ज करता है, अचानक वो लैम्प एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे कि मचियो एक जगह पर फिक्स हो जाता है और बिल्कुल ही नहीं हिल पाता। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत सोचता है कि आखिर रुखसाने पर भी अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन रुखसाने किसी तरह बीस्ट के नीचे आने से बच जाती है। ये देखकर मचियो डिसाइड करता है कि अब मजाक या ओवर कॉन्फिडेंस का टाइम नहीं है और वो सीधा लैम्प की तरफ भागता है, जो कि अब रुखसाने पर फोकस कर रहा होता है और रुखसाने को हील करता है और लैम्प पर बार बार रश अटैक करता है। ये देखकर रुखसाने
रुखसाने भी साथ में अटैक करने लगती है और दोनों मिलकर उस लैम्प को फाइनली खत्म कर देते हैं। फाइट के बाद मचियो सबसे पहले चेक करता है कि रुखसाने ठीक है या नहीं। फिर वो पूछता है कि अभी क्या हुआ था। रुखसाने बताती है कि वो कुछ देर के लिए सिर्फ जैसा इफेक्ट में चला गया था। तब मचियो को समझ में आ जाता है कि बीप सिप स्किल या तो इंसान को सुला देती है या फिर टेम्पररी नॉकआउट कर देती है जब उसकी आवाज आती है। अपनी गलती मानते हुए और रुखसाने से माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम्हें जरा से भी चोट लगी हो तो मुझे बताना, क्योंकि उसका स्पेशल ऑर्डर भी आने वाला है। रुखसाने थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये किस ऑर्डर की बात कर रहा है। घर पहुंचते ही रुखसाने पूछती कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तभी एक कार्ट यार्ड में आकर रुकता है। दोनों जब कार्ट पर रखा हुआ बाटअप देखते हैं तो उसका साइज देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। डिलीवरी वाला टब रख कर चला जाता है और मचियो कहता है कि चलो इसके अंदर रख देते हैं। रुखसाने पूछती कि ये किस लिए है तो मचियो बताता है कि ये बाथिंग के लिए बाटअप है। फिर वो रुखसाने से जग से लाने को कहता है। वो वाटर वॉल स्पेल से पानी भरता है और फायर बॉल से उसे गर्म कर देता है। ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करता है जब तक कि वो प्रॉपर्ली वार्म वाटर से फिल नहीं हो जाता। रात होने तक वो काफी मेहनत करता है और जब टब रेडी हो जाता है तो रुखसाने से कहता है कि मैंने 2 लोगों के लिए पानी गर्म किया है, इसलिए मैं अकेला नहीं नहाऊंगा। और ये सुनकर रुखसाने हल्का सा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन कहती है कि वो भी ज्वाइन करेगी। थोड़ी देर के बाद दोनों बाथ टब में आ जाते हैं। मचियो उसे एक सोप दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया था और स्पॉन्ज पर लगाकर कहता है कि आज बॉडी वॉश की जगह ये यूज करते हैं। जब वो रुखसाने से टॉवल हटाने को कहता है तो वो मजाक में कहती है कि पहले तुम करो, लेकिन मचियो हंसते हुए कहता है कि मैंने ये सोप स्पेशली तुम्हें वॉश करने के लिए बनाया है। मचियो सोचता है कि शायद से ये सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और रुखसाने बिना कुछ सोचे समझे अपना आर्मर उतार देती है। मचियो के लिए ये मोमेंट उसकी एक पुरानी फैंटेसी जैसा होता है जिसे वो काफी टाइम से इमेजिन कर रहा था। काम खत्म होने के बाद जब उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है तो रुखसाने की चोट याद आती है और वो उससे पूछते कि क्या अब भी दर्द हो रहा है। रुखसाने हल्की से मुस्कुराते हुए कहती कि उसे अब बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है। थैंक यू के रूप में रुखसाने मचियो को अपने पास खींच लेती है और दोनों के बीच थोड़ा सा क्लोज मोमेंट होता है। मचियो समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। रुखसाने मजाक में कहती है कि उसने अभी तक उसके लिप्स वॉश नहीं किए। रात को मचियो अकेला बैठकर सोचता है कि अगर वो सिर्फ रुखसाने पर डिपेंड करता रहा तो फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, इसलिए उसे और फ्रंटलाइन फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन लेबिनथ के 7th फ्लोर पर मचियो एक फायरबॉल को कास्ट करता है और एक रैबिट मोस्टर को रोस्ट कर देता है। रुखसाने उसकी तारीफ करती है और मचियो उस रैबिट का पेल्ट उठा लेता है। रुखसाने बताती है कि अगर वो ऐसे ही पेल्ट कलेक्ट करे तो उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर वो इंपीरियल सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पर रुखसाने समझाती है कि गिल्ड इन पिल्ड के सिर्फ थोड़े ही पैसे देगी, लेकिन क्लोथिंग स्टोर इन्हें महंगी प्राइस में खरीदते हैं। जब मचियो पूछते है कि क्यों तो रुखसाने बताती है कि रैबिट पेल्ट के बने क्लोथ्स बहुत ही महंगे होते हैं और ये बहुत ही कम आते हैं और नोबल वुमेन में काफी पॉपुलर होते हैं। ये सुनकर मचियो डिसाइड करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेल्ट कलेक्ट करेगा। थोड़ी देर के बाद रुखसाने बताती कि स्टोर तभी खरीदेगा जब उनके पास कम से कम 100 पेल्ट होंगे, इसलिए वो वापिस से लेबिनथ में आ जाते हैं। एक और क्यूट सा रैबिट उनकी तरफ आता है और मचियो अपनी वैंड को लाइट पकड़ लेता है, बिना दिल पिघलाए उसे रोस्ट कर ही देता है। रुखसाने हवा को स्मेल करके अगले मोस्टर की डायरेक्शन बताती है और कुछ ही देर में वो 7th फ्लोर के बॉस रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। डोर खुलते ही उनके सामने एक रैपिड रैबिट आ जाता है जो कि नॉर्मल रैबिट से काफी फास्ट होता है। मचियो एक सेकंड के लिए उसकी क्यूटनेस देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन रैबिट अचानक स्पीड से अटैक कर देता है। जब वो रुखसाने पर जंप करता है तो रुखसाने अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करके दूर फेंक देती है। फिर रैबिट का ध्यान मचियो पर आ जाता है, लेकिन मचियो अपनी ओवरवेलमिंग पावर से उसे स्लो करके एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। बैटल के बाद उन्हें रैबिट मीट मिलता है और मचियो कहता है कि आज का लंच रेडी है, लेकिन रुखसाने सजेस्ट करती है कि सिंपल रोस्ट की बजाय वो स्पेशल स्माका रोस्ट ट्राई करें। कुछ ही देर बाद मचियो के घर पर रुखसाने बिल्कुल गोल्डन रसमलाई की तरह कुकिंग क्लास देती है और थोड़ी देर के बाद टेस्टी सेचमा रोस्ट रेडी हो जाता है। आखिर में मचियो पहला बाइट लेता है और टेस्ट करते ही उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। सेचमा रोस्ट का टेस्ट इतना जबरदस्त होता है कि मचियो तुरंत कहता है कि हमें सिर्फ पेल्ट ही नहीं बल्कि रैबिट मीट भी ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए। इसलिए वो दोनों फिर से लेबिनथ की तरफ निकल जाते हैं और भी रैबिट को डिफीट करने लगते हैं। तभी रुखसाने बताती कि बॉस रूम से रीसेट हो चुके हैं। जब वो वेटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लड़का अकेला बैठा हुआ मिलता है, जो देखकर दोनों थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। बातें करने पर वो लड़का बताता है कि वो काफी टाइम से पैसे जोड़ रहा है ताकि फ्यूचर में अपनी पार्टी बना सके। ये सुनकर मचियो को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो बिल्कुल अकेला था। वो लड़का बताता है कि वो 2 साल से 7th फ्लोर एक्सप्लोर कर रहा था और अब उसका एक्सप्लोरर लेवल बढ़ चुका है, इसलिए वो बॉस को हरा कर लेवल अप करना चाहता है। मचियो उसे गुड लक विश करता है और वो लड़का कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि आज उसकी किस्मत चमकने वाली है। फिर वो बॉस रूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब डोर दोबारा से खुलता है तो मचियो और रुखसाने अंदर आ
जाते हैं और देखते हैं कि बॉस ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है। मचियो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और अपनी सोर्ड को समन करता है। उसे लगता है कि शायद से आज कुछ अलग होने वाला है, लेकिन जैसे ही रैबिट बॉस उस पर जंप करता है वो पहले की तरह ही उसे स्लो करके एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी मचियो की नजर एक स्किनी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। वो दोनों चेक करने लगते हैं तो वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। रोक्साने समझ जाती है कि ये शायद से उसी लड़के की चीख होगी जो उसने पहले अंदर किया था, लेकिन जब वो आए थे तब बॉस ऑलरेडी रेडी था और ये बात समझती मचियो को उस लड़के की बात याद आती है और उसका दिल थोड़ा सा हैवी हो जाता है। वो एक ब्लैक मैजिक क्रिस्टल उठाता है और रोक्साने बताती है कि अगर इसे उसके क्रिस्टल के प्रेस करे तो मर्ज हो जाएगा। मचियो ऐसा ही करता है और मन ही मन सोचता है कि शायद से अच्छे लोग ही सबसे जल्दी चले जाते हैं। रात को घर पर भी उस एक्सप्लोरर के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा होता है और उसे लगता है कि क्या अगला नंबर उसका हो सकता है। वो सोचते है कि क्या ये सब रिस्क लेना सही होगा या नहीं। तभी रोक्साने नोटिस करते कि वो सो नहीं पा रहा है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। मचियो कहता है कि वो थोड़ी देर में सो जाएगा, लेकिन रोक्साने उसे अपने पास सुलाकर कंफर्ट करती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। अगले दिन वो फिर से लैबिरिंथ में जाते हैं और उनका सामना एक स्पाई स्पाइडर से एस्केप गोट से हो जाता है, लेकिन इस बार मचियो के दिमाग में उस मरे हुए एक्सप्लोरर की याद चल रही होती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो एक वीक नहीं बनेगा। वो पूरा फोकस के साथ मॉन्स्टर को डिफीट करता है। थोड़ी देर के बाद वो एक और रैबिट को मारकर उसका पेल्ट उठाता है। जब वो अपना आइटम बॉक्स को चेक करता है तो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उनके पास टोटल 300 पेल्ट हो चुके हैं। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया है इंपीरियल सिटी जाने का, ताकि इन सबको बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। जब वो दोनों इंपीरियल सिटी स्टोर पर पहुंच जाते हैं तो मचियो काउंटर पर जाकर अटेंडेंट से कहता है कि वो 300 रैबिट पेल्ट सेल करना चाहता है। जैसे ही वो सारे पेल्ट काउंटर पर रखते हैं, अटेंडेंट थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मचियो शांत होकर कहता है कि कोई बात नहीं, तब तक वो शॉप में ही वेट करेगा। इसके बाद अटेंडेंट उन्हें डिस्प्ले रूम दिखाता है। स्टोर के अंदर घूमते हुए उनकी नजर सिल्क कैमिसोल्स पर पड़ती है जो कि सेल पर लगी होती है। मचियो उन्हें देखते ही सोचने लगता है कि अगर रोक्साने ये पहने तो कैसी लगेगी। तभी एक फीमेल अटेंडेंट उन्हें बताती है कि ये स्लीप वेयर नॉवेल्स वुमेन में काफी पॉपुलर है और काफी कंफर्टेबल भी होती है। ये सुनकर मचियो हल्का सा मुस्कुराता है और रोक्साने से पूछता है कि उसका क्या ओपिनियन है, लेकिन रोक्साने शर्मा के कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी मचियो सीधा पूछ लेता है इसका प्राइस क्या है और बिना ज्यादा सोचे वो 2 पीसेस लेने का डिसीजन लेता है। ये देखकर रोक्साने फाइनली बोल पड़ती है और वो पूछती है कि क्या वो श्योर है। इस पर मचियो कहता है कि ये उसकी तरफ से कल के दिन के लिए थैंक यू गिफ्ट है। रोक्साने हल्का सा स्माइल करती है और दोनों मिलकर कलर चूज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद मेल अटेंडेंट वापस आता है और उनका वेट करने के लिए थैंक यू बोलता है। वो पेल्ट्स का पेमेंट करता है और क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा बोनस भी ऐड करता है। अच्छे पैसे मिलने पर मचियो का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। रात को घर पर रोक्साने उसे स्लीप वेयर के लिए थैंक यू कहती है और मजाक में कहती है कि आज वो उनमें से एक पहनेगी। मचियो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि पहले बात ले लेते हैं, लेकिन जब वो टब को फील कर रहा होता है तब उसे याद आता है कि उसका एमपी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इस कंडीशन में वो प्रॉपर्ली कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रोक्साने को बुलाता है और कहता है कि पहले लैबिरिंथ चलते हैं ताकि थोड़ा सा एमपी रिकवर हो सके। थोड़ी देर के बाद वो 7th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका सामना 3 मॉन्स्टर से होता है। रोक्साने बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ती है और 2 मॉन्स्टर को तुरंत खत्म कर देती है, लेकिन तीसरा मॉन्स्टर उसकी अटैक से बचकर सीधा मचियो की तरफ चार्ज करता है। उस वक्त मचियो का ध्यान थोड़ा सा भटक चुका होता है और वो थोड़ा सा वीक भी होता है, फिर भी वो मुश्किल से उस मॉन्स्टर को मार देता है। अटैक के बाद वो जमीन पर गिरता है और रोक्साने तुरंत उसकी तरफ दौड़कर आती है। मचियो कहता है कि ये सिर्फ एक स्क्रैच है, लेकिन अंदर से वो समझ जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बाद में जब दोनों घर पर बात ले रहे होते हैं तो मचियो नोटिस करता है कि उसकी फिंगर थोड़ी सी स्लो है। रोक्साने उसका हाथ पकड़कर चेक करती है और पूछती है क्या वो ठीक है। मचियो मजाक में कहते हैं कि अगर वो इस पर ध्यान दे तो शायद से जल्दी हील हो जाएगा। रोक्साने हल्का सा ब्लश करती है लेकिन उसकी मदद करने लगती है। थोड़ी देर में मचियो कहता है कि अब पेन ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। उसे लगता है कि रोक्साने के साथ रहकर उसे मेंटल पीस मिलता है, लेकिन फिर उसका नोटिस साइड जाग जाता है और वो मजाक में कहता है कि शायद से उसे कहीं और भी चोट लगी है और वो रोक्साने की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है। सीन यहीं पर थोड़ा सा प्लेफुल मोड में चला जाता है। इसके बाद रोक्साने अपनी नई नाइटी पहनकर रूम में आती है। जैसे ही मचियो उसे देखता है उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता रह जाता है जैसे उसके सामने कोई मास्टरपीस खड़ी हो। मचियो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे घूमने के लिए कहता है। जब रोक्साने स्पिन करती है तो वो देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने अंदर से कुछ भी नहीं पहना। उसके बाद मचियो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों के बीच रोमांटिक एटमॉस्फेयर भर जाता है। रात शांत होने वाली
वाली होती है कि उनकी फीलिंग काफी इंटेंस हो जाती है। अगले दिन मचियो लेबिरिंथ के 3 रैबिट्स को खत्म करने के लिए फायर स्टॉर्म स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। मजबूरन उसे अपनी सोर्ड का सहारा लेना पड़ता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद उन 3 रैबिट को डिफीट कर देता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 8 फ्लोर के मोस्टर को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो सोचने लगता है कि शायद से अब उसे अपनी पार्टी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तभी रुक्साने उसे एक स्किल क्रिस्टल दिखाती है जो कि उन्हें वहाँ पर मिला था। बाद में घर पर मचियो उस क्रिस्टल को ध्यान से एग्जामाइन करता है और सोचता है कि अगर इसे किसी एम्प्टी स्किल स्लॉट के साथ कंबाइन करें तो शायद से वो एक स्पेशल आइटम बन सके। लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि इस काम के लिए उसे एक ड्वार्फ क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी। तभी रुक्साने लंच लेकर आती है और मचियो उससे माफी मांगता है कि वो घर के काम में हेल्प नहीं कर पाया। रुक्साने मुस्कुराकर कहती कि वो कुकिंग और क्लीनिंग में कंफर्टेबल है। मचियो कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। खाने के बाद मचियो रुक्साने को स्किल क्रिस्टल दिखाता है और रुक्साने देखकर बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल का कलर ग्रीन से येलो हो चुका होता है। मचियो अंदाजा लगाता है कि शायद से 2 मैजिक क्रिस्टल मर्ज करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। जब वो येलो मैजिक क्रिस्टल की प्राइस को कंफर्म करता है तो उसे पता चलता है कि अगर वो इसे बेच दे तो उनके पास काफी पैसे हो जाएंगे। इसके बाद मचियो डिसाइड करता है कि वो एलन से मिलकर एक विल लिखेगा। ये सुनकर रुक्साने थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या ये ठीक है। मचियो सीरियस टोन में कहता है कि अगर वो लेबिरिंथ में जाता है तो उसे हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा, चाहे मौत का रिस्क ही क्यों ना हो। वो कहता है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाएगा तो रुक्साने फ्री हो जाए क्योंकि स्लेव्स अपने मास्टर के साथ मर जाते हैं। और ये सुनकर रुक्साने घुटनों पर बैठकर उसे मना करने लगती है और कहती है कि उसकी प्रोटेक्शन करेगी। वो कहती है कि अगर उसका मास्टर मर गया तो वो शर्म के साथ नहीं जी पाएगी। मचियो कहता है कि कभी इलनेस या एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन रुक्साने जवाब देती है कि वो हर हाल में उसे बचाने का तरीका ढूंढ लेगी। रुक्साने की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी को देखकर मचियो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और अपना डिसीजन बदल देता है। वो उससे पूछते कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है उसे जिंदा रहने के लिए। इस पर रुक्साने हल्का सा ब्लश करती है और कहती कि वो एक अच्छा इंसान है और उसके साथ रहना उसे पसंद है, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती। रुक्साने की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी को देखने के बाद मचियो डिसाइड करता है कि प्लान कैंसिल नहीं होगा, वो बैलेट जरूर जाएंगे। साथ में वो ये भी कहता है कि लेबिरिंथ में जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें अपनी पार्टी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। रुक्साने भी उसकी बात से एग्री कर लेती है और बताती कि 8 फ्लोर के मोस्टर 4 के ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लोग काफी नहीं होंगे। मचियो सोचने लगता है कि अगर वो मैजिक पर फोकस करेगा तो उसे एक और स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन फाइटर चाहिए होगी जो डायरेक्टली मोस्टर का सामना कर सके। ये सोचते ही उसके दिमाग में थोड़ी अलग ही इमेजिनेशन चलने लगती है और वो खुद भी हल्का सा एक्साइटेड हो जाता है। तभी रुक्साने उसे रियलिटी में वापस लेकर आती है और कहती कि आइडिया सच में अच्छा है। इसके बाद वो दोनों एलन के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही मचियो रुक्साने से कहता है कि सीधा बैठो, ऐसे खड़ी मत रहो वरना तुम किसी और मर्चेंडाइज की तरह ही लगोगी जो कि सेल के लिए रखी हो। थोड़ी देर के बाद एलन उससे मिलने के लिए आता है और मचियो माफी मांगता है कि वो बिना बताए अचानक से आ जाता है। एलन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि वो किस काम से आए हैं। मचियो बताता है कि वो अपनी पार्टी में एक और मेंबर को ऐड करना चाहता है और पूछते हैं कि क्या कोई ब्लैकस्मिथ स्लेव मिल सकता है। एलन कहता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो समझाता है कि ड्वार्फ्स जो कि ब्लैकस्मिथ होते हैं वो अक्सर स्लेव नहीं बनते हैं और अगर मिल भी जाए तो उनकी प्राइस बहुत ही हाई होती है। ये सुनकर मचियो पूछता है कि अगर कोई ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ ना हो तो। एलन कहता है कि एक नॉर्मल ड्रॉप भी पार्टी के लिए परफेक्ट हो सकती है। फिर वो बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्वार्फ है लेकिन उसकी पर्सनालिटी फाइटिंग टाइप नहीं है। जब मचियो सुनता है कि ड्वार्फ एक लड़की है तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और रुक्साने की तरफ देखकर पूछता है कि उसका क्या कहना है। रुक्साने थोड़ी हैरान होती है और कहती कि पहले उसे देख तो लेते हैं। मचियो ड्वार्फ से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और एलन उसे तैयार कराने को चला जाता है। कुछ देर के बाद एक औरत आकर बताती है कि ड्वार्फ रेडी है। रुक्साने उसे देखकर थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और मचियो समझ जाता है कि शायद से ये वही औरत है जिसने पहले रुक्साने के साथ अच्छा बिहेवियर किया था। थोड़ी देर के बाद ड्वार्फ रूम में आ जाती है और एलन उसका इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम शैरी होता है। मचियो उसे ध्यान से देखकर अंदाजा लगाता है कि उसकी एज रुक्साने के आसपास ही होगी। शैरी झुककर अपने इंट्रोडक्शन देती है और कहती कि वो लेवल 10 एक्सप्लोरर है। ये सुनकर मचियो शांत होकर कहता है कि इस लेवल पर तो वो लेबिरिंथ में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी शैरी थोड़ा सा झिझक कर बताती कि वो ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाई। ये सुनकर मचियो क्यूरियस हो जाता है और एलन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता है। एलन मान जाता है और मचियो
पूछते कि वो कैसे फेल हुआ, तो सैरी बताती है कि सिर्फ 10 एक्सप्लोरर को ब्लैकस्मिथ बनने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जब उसका टाइम आया तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। मचियो फिर पूछते कि ब्लैकस्मिथ का सिलेक्शन किस बेस पर होता है। सैरी बताती कि उनकी लैबिरिंथ में परफॉर्मेंस और एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये सुनकर मचियो के दिमाग में आता है कि अगर उनका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो शायद से वो लैबिरिंथ में उतनी यूजफुल ना हो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने खुद हीरो, थीफ, मेजर जैसे जॉब एक्वायर किए थे, तो क्या सिर्फ ब्लैकस्मिथ जॉब ही फिक्स्ड होती है। तो सैरी उससे पूछते कि क्या फ्यूचर में दोबारा ट्राई करके ब्लैकस्मिथ बन सकती हो। सैरी क्लियर जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसकी बातों से मचियो को लगता है कि शायद से कुछ और कंडीशन होती होगी जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है। वो अंदाजा लगाता है कि अगर सैरी उन कंडीशन को पूरा करे तो फ्यूचर में ब्लैकस्मिथ जॉब मिल सकती है। ये सब सोचने के बाद मचियो डिसाइड करता है कि उसे मना करना बेकार होगा। उसे लगता है कि सैरी सेकंड पार्टी मेंबर के लिए सही चॉइस हो सकती है। तभी सैरी भी अपने लिए थोड़ा सा बोलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे कंसीडर किया जाए। एलन उसे वापस से ले जाता है ताकि मचियो और रुखसाने आपस में बात कर सके। मचियो पूछते है कि सैरी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों लग रही है। रुखसाने समझाती है कि शायद ये उसके लिए एक अच्छा मौका है, इसलिए वो सीरियस है। मचियो फिर रुखसाने से पूछते है कि क्या उसे सैरी प्रॉमिसिंग लगती है। रुखसाने कहती है कि उसे ड्वार्फ्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर सैरी में टैलेंट कम भी हो तो हार्ड वर्क से वो रिकवर हो सकती है। ये सुनकर मचियो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है, क्योंकि रुखसाने उसके डिसीजन के खिलाफ नहीं है। लेकिन तभी रुखसाने एक और बात को ऐड करती है कि शायद से सैरी और ज्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग ना रहे। मचियो कंफ्यूज हो जाता है और पूछते है कि क्यों। रुखसाने बताती है कि ड्वार्फ्स की एज का अंदाजा उनके कानों से लगता है, क्योंकि आगे बढ़ने पर उनके ईयर्स पतले हो जाते हैं और सैरी के ईयर्स काफी पतले हैं। तभी एलन वापस रूम में आ जाता है, साथ में जो औरत थी और रुखसाने को सिग्नल करती है कि रुखसाने बाहर चली जाती है। एलन सीधा पूछते है कि मचियो का क्या डिसीजन है। मचियो कहता है कि सब कुछ प्राइस पर डिपेंड करेगा। एलन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि सैरी में चाहे स्किल कम हो, लेकिन वो अपनी कमी को लॉयल्टी और दूसरी तरह के सपोर्ट से पूरा कर देगी। ये सुनकर मचियो समझ जाता है कि एलन ने रुखसाने को बाहर क्यों भेजा था। मचियो और एलन काफी देर तक प्राइस को लेकर हैंगल करते रहते हैं और आखिर में मचियो सक्सेसफुली प्राइस को कम करवा देता है। उसके बाद रुखसाने जैसे ही एक आउटफिट बनवाने की रिक्वेस्ट करती है, जिससे कि एलन मान जाता है। मचियो को थैंक यू बोलकर रुखसाने वापिस से आ जाती है और एलन पेमेंट लेकर बाहर चला जाता है। तब मचियो अनाउंस करता है कि उसने सैरी को परचेस करने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनते ही रुखसाने थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर अचानक से मुस्कुराती है और कहती है कि उसे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। लेकिन मचियो के मन में डाउट आ जाता है कि वो सच में खुश है या फिर उसका अपना गिल्ट उसे ऐसा फील करवा रहा है। कुछ ही देर के बाद एलन सैरी को लेकर आता है और वो झुककर मचियो को थैंक यू बोलती है। मचियो उसके बाल देखते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और अजीब सी क्यूरियोसिटी सोचने लगता है। तब रुखसाने अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो नंबर 1 स्लेब है, जो सुनकर मचियो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। सैरी कैजुअली बोल देती है कि उसे लगता है कि रुखसाने मचियो की वाइफ है, लेकिन रुखसाने तुरंत इस बात को क्लियर कर देती है और अंदर ही अंदर मचियो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट सील होता है और एलन कहता है कि 10 दिन के बाद आउटफिट लेने जाना है। उसके बाद मचियो सैरी को अपनी पार्टी में ऐड करता है और उसका स्टेटस चेक करता है, क्योंकि सैरी को ये भी नहीं पता होता है कि उसकी ब्लैकस्मिथिंग एबिलिटी कैसे अनलॉक होगी। तो मचियो उसे अलग अलग चीजें ट्राई करने को बोलता है। फिर वो अनाउंस करता है कि सब लोग कुरोटार में अपने घर वापस जा रहे हैं। ये सुनकर सैरी बहुत ही शौक हो जाती है और पूछती है कि अब पार्टी में कोई एडवेंचरर भी है। रुखसाने कहती है कि नहीं, और ये सुनकर सैरी और कंफ्यूज हो जाती है कि बिना एडवेंचरर के कैसे पॉसिबल है। मचियो समझ जाता है कि शायद से सैरी ने उसके इंटेलिजेंस कार्ड पर एक्सप्लोरर स्टेटस देखा होगा और सोचा होगा कि वो फील्ड वॉक यूज करेगा, लेकिन अचानक मचियो सबको टेलीपोर्ट करके सीधा घर पहुंचा देता है। सैरी तो बिल्कुल फ्रीक आउट हो जाती है। वो पूछती है क्या वो मल्टीपल जॉब्स को यूज कर सकते हैं। मचियो कैजुअली बोलते है कि नहीं, बस टेलीपोर्ट किया है। जब वो पूछते है कि मल्टीपल जॉब्स के बारे में उसे क्या पता है, तो सैरी बताती है कि मिथ्स में गॉड के बारे में सुना है कि जो मल्टीपल जॉब्स यूज कर सकते हैं। इस पर मचियो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट स्टाइल में कहता है कि उसे उन्हें थोड़ा सा मजाक समझ लो। जब मचियो उससे पूछते है कि वो कौन सा वेपन प्रेफर करती है, तो सैरी कहती है कि उसे मेवल पसंद है। रुखसाने प्लान बताती कि वो दोनों फ्रंट लाइन में फाइट करेंगी और मचियो बैक से स्पेल कास्ट करेगा। ये सुनकर सैरी फिर से शॉक हो जाती है। मचियो स्पेल भी यूज कर सकता है। बाद में जब वो कोरडार स्ट्रीट्स में चल रहे होते हैं, मचियो सैरी से पूछते है कि क्या ड्वार्फ्स आकर मुआल यूज कर सकते हैं। सैरी बताती कि भले ड्वार्फ्स लंबे नहीं होते, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी होती कि हेवी वेपन्स इजीली हैंडल कर सकते हैं।
फिर वो वेपन शॉप में जाते हैं जहाँ पर मचियो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वेपन ले, लेकिन सैरी सबसे सस्ता वाला चूज करती है। मचियो नोटिस करता है कि उसने एक एम्प्टी स्किल को स्लॉट की है। सैरी उसे हाथ में लेकर कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये काफी है और आखिर में मचियो उसे खरीद ही लेता है। थोड़ी देर के बाद वो जब घर पहुँचते हैं तब मचियो रुखसाने को नए लेदर शूज देता है और कहता है कि पुराने वाले सैरी को दे दे क्योंकि लेबिरिंथ में उसकी उनकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो सैरी से पूछते हैं क्या वो लेदर जैकेट में कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि उसके साइज का प्रॉपर आर्मर मिलना मुश्किल है। इस पर सैरी थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर अपने चेस्ट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसके साइज का आर्मर जरूर मिलता होगा। तब रुखसाने हल्की सी हंसी के साथ बोलती है कि लेबिरिंथ में फाइट करते वक्त ये चीज मैटर नहीं करती। बाद में जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं मचियो अनाउंस करता है कि वो लेबिरिंथ जा रहा है और सैरी से पूछते है क्या वो साथ चलेगी। सैरी तुरंत एक्साइटेड होकर अपना आउटफिट पहन लेती है। तब मचियो उसका मॉल चेक करता है और पूछता है कि उसे एम्प्टी स्लॉट्स के बारे में पता है। सैरी बताती है कि किसी ने एक थ्योरी दी थी कि इक्विपमेंट में जो एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं उनमें ही स्किल क्रिस्टल फिट किए जा सकते हैं और अगर आइटम में स्लॉट एम्प्टी ना हो तो कंबाइन करना इम्पॉसिबल है। जब मचियो पूछते है कि क्या ये फैक्ट प्रूफ हुआ है तो सैरी कहती है कि कोई उन स्लॉट्स को देख ही नहीं सकता तो प्रूफ कैसे मिलेगा। और ये सुनकर मचियो हल्का सा स्माइल करता है जैसे उसे कुछ स्पेशल पता हो। थोड़ी देर के बाद दोनों इस टॉपिक पर गीक आउट करते हैं। मचियो सरप्राइज होता है कि सैरी इतना नॉलेज कैसे है तो वो बताती है कि उसने एक एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा था। फिर मचियो उससे एडवेंचरर जॉब के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि एक लेजेंडरी जॉब है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, से वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद वो लेबिरिंथ पहुंचते हैं। रुखसाने हवा को स्मेल करके मोस्टर लोकेट करती है और मचियो डिसाइड करता है कि नए पार्टी मेंबर के सामने थोड़ा सा शो ऑफ करेगा। अचानक रुखसाने आगे मोस्टर शिप को देख लेती है और वो सब उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मचियो एक ही हिट में मोस्टर को खत्म कर देता है जिससे कि सैरी बिल्कुल शॉक हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मचियो चाहता था। लेकिन उसकी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब सैरी उसकी जगह रुखसाने की तरफ देखकर पूछती कि उसने क्या किया। थोड़ी देर के बाद जब मचियो का एमपी रिकवर हो जाता है वो सजेस्ट करता है कि घर चलते हैं। जैसे सबको टेलीपोर्ट करके घर लेकर आता है सैरी फिर से सरप्राइज हो जाती है और पूछती है क्या वो लेबिरिंथ के बाहर भी कहीं टेलीपोर्ट कर सकता है। साथ ही वो उसका लेबल भी पूछ लेती है। मचियो कैजुअली बोलता है कि वो लेवल 33 पर है। ये सुनकर रुखसाने बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो सिर्फ 20 का ही होगा। मचियो एक्सप्लेन करता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। सैरी तुरंत गैस करती है कि शायद ये उसकी सोट की वजह से हुआ होगा। तब मचियो हल्का सा उसके हेड पर पैट करता है और कहता है कि तुमने सही समझा लेकिन ये सीक्रेट है और उससे कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। बाद में मचियो सैरी की कुकिंग से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि खुशबू ही इतनी अच्छी है, भूख और बढ़ गई। वो उसे अपने साथ बैठने को कहता है लेकिन जब सैरी थोड़ा सा हिचकिचाती है तो रुखसाने समझाती है कि उनके मास्टर को सबके साथ मिलकर खाना खाना पसंद है। फिर मचियो खाना सर्व करता है और पहले खुद खा लेता है और सोचता है कि सैरी ने खाना बनाया है तो उसे पहले सर्व करे, लेकिन रुखसाने के साइड लुक देखकर पहले उसे सर्व कर देता है। रुखसाने स्माइल के साथ थैंक यू बोलती है, फिर सैरी को सर्व करता है और तीनों आराम से खाना एंजॉय करते हैं। तब सैरी पूछती कि जब वो बात प्रिपेयर कर रही थी और खाना बना रही थी तब मचियो लेबिरिंथ क्यों गया था। मचियो बताता है कि वो एमपी रिकवर करने के लिए जाता है क्योंकि उसकी सोड डुरंडल में एचपी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है। फिर वो बात को छेड़ता है कि वुल्फ किंग्स के पास बेस्ट वॉरियर जॉब होते हैं, ड्वर्फ्स के पास ब्लैकस्मिथ जॉब होती है, तो क्या ह्यूमंस के पास भी कोई स्पेशल जॉब होती होगी। इस पर सैरी हल्का सा टीज करते हुए बोलती है कि ह्यूमंस का टैलेंट बस रोमांस और बेडरूम ही होता है। बाद में मचियो बात के लिए प्रिपेयर करता है और मजाक में दोनों लड़कियों को भी साथ आने को कहता है। बोलता है कि मैं भी तो इंसान ही हूँ। बाथरूम में एंटर करते ही उसका एक्साइटमेंट क्लियर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। वो सैरी को देखने लगता है लेकिन रुखसाने बीच में आकर उसका अटेंशन अपनी तरफ ले लेती है। सैरी थोड़ा शर्माती है लेकिन धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो जाती है। तीनों मिलकर हल्का सा फन और मस्ती के साथ साथ बात को एंजॉय करते हैं और मचियो को लगता है कि शायद से उसकी लाइफ अब सच में उसकी मर्जी से चल रही है। रात को मचियो सैरी को अपने पास सोने के लिए बुलाता है और कहता है कि सोने से पहले और उठने के बाद उसे किस करना होगा। उसके बाद वो अपनी यूजुअल रूटीन फॉलो करता है जिसमें पहले रुखसाने उसके पास आती है और फिर सैरी की बारी आती है। धीरे धीरे सैरी भी उस रिदम को समझ लेती है। रात खत्म होते होते मचियो को लगता है कि वो अपनी एक नई दुनिया बना रहा है जहाँ पर सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगली सुबह मचियो अपने स्टेट्स को चेक करता है और देखते है कि उसकी एबिलिटीज और भी इम्प्रूव हो गई है। उसे सैरी की बात याद आती है। ह्यूमंस बेडरूम में मोस्टर होते हैं और वो थोड़ा सा प्राउड फील करता है। दोनों लड़कियां उसकी तरफ देखकर रिएक्ट करती है और मचियो मजाक में अनाउंस करता है कि फ्यूचर में वो और स्लेब्स आकर अपना एक बड़ा सा हैरम बनाएंगे। और अगर तुमने यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो चुका है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।